हे गाइस, माहौल सरकार 10 का क्रेडिट क्यों मिला? वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनपुट टैक्स क्रेडिट। शुरू कर रहे हैं हम रिवीजन। दिल थाम के बेटे का सरकार, हाँ दिल थामना है, धड़कने नहीं। ओके तो सर, सबसे पहली बात, आईटीसी शुरू करने से पहले हमारा मंत्र कि 10 का क्रेडिट क्यों मिला, क्योंकि टैक्स जो लग रहा है वो पूरे 140 लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 ऑन विच वी हैव ऑलरेडी पेड द टैक्स, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पर टैक्स लग रहा है। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट 10 का क्रेडिट मिला है। वापस बताता हूं, कुछ लोगों को जो हो सकता है जिन्होंने क्लासेस मेरे से नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, रिवीजन सबके लिए बेटा। सर 140 इज द सेल प्राइस, सर टैक्स जो लग रहा है सेल पर वो पूरे 140 लग रहा है, विच इंक्लूड्स 100 इज द परचेज प्राइस। क्लियर? अब परचेज 100 पर आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पर टैक्स लग रहा है, तो मल्टीपल टैक्स होगा, कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। सो टू अवॉइड द मल्टीपल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट, जो आपने 100 पर 10 रुपीज जो टैक्स पे किया है परचेज पर टैक्स, उस 10 का आपको क्रेडिट मिलेगा। दिस इज द फंडामेंटल व्हाई क्रेडिट वाज अलाउड। ओके तो सर हम शुरू करते हैं प्रोविजंस रिगार्डिंग आईटीसी अंडर जीएसटी। सेक्शन नंबर 16 से लेकर सेक्शन नंबर 21 ने बातें कही रिगार्डिंग आईटीसी। रूल नंबर 36 से लेकर रूल नंबर 45 ने कवर किया आईटीसी के प्रोविजंस को, रूल्स को बेटा। ओके तो सरकार शुरू करता है हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के सेक्शन नंबर 16 से। सर एलिजिबिलिटी फॉर अवेलिंग आईटीसी, सबसे पहले सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 1, every registered person can claim the input tax credit of GST paid on goods or services or both which are used or intended to be used in the course or furtherance of his business subject to such conditions and restrictions as may be prescribed. Okay, सबसे पहली बात, every registered person can claim the credit, और कोई भी goods या सर्विस जो भी उसके बिजनेस के लिए काम आ रहा है या intended to be used for the in the course or furtherance of business है, he can claim the credit, कोई दिक्कत नहीं। परचेज कर क्रेडिट ले, पुट टू यूज का कोई कंडीशन नहीं है। सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 बोलता है हाँ भाई हाँ क्रेडिट मिलेगा, पर अगर ये चारों कंडीशन पूरी होगी तो मिलेगा, वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा। सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 की 4 कंडीशन। फर्स्ट, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट जिसके बेस पे आप क्रेडिट ले रहे हो वो आपको रिसीव हो जाना चाहिए। सेकंड, गुड्स या सर्विस और बोथ जिसके बेस पे आप जिसका आप क्रेडिट ले रहे हो वो रिसीव हो जाना चाहिए। थर्ड, सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया होना चाहिए, पर आप चाहे तो एक बार प्रोविजनल बेस पे क्रेडिट ले सकते हो। क्लियर? और वो प्रोविजनल क्रेडिट होता है कितना? 5% बेटा, एलिजिबल क्रेडिट का 5%। रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 पढ़ेंगे भी हम। ओके सर, और फोर्थ कंडीशन, रेसिपिएंट ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया होना चाहिए। ओके अब इन चारों कंडीशन को थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट सर, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्ड है? रूल नंबर 36 में कहा है टैक्स इनवॉइस। सेकंड, अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट खुद लायबल है और सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो खुद पे टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। क्लियर? देन अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट करी है तो इंपोर्ट के टाइम पर बिल ऑफ एंट्री फाइल क्या होगा? उसमें आईजीएसटी पे गया होगा, दैट इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिसके बेस पे आप क्रेडिट ले सकते हो। देन सर, अगर सप्लायर ने डेबिट नोट रेज किया है, डेबिट नोट के बेस पे क्रेडिट मिलेगा। देन सर, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ने अगर क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करी तो उसके इनवॉइस के बेस पे आपको क्रेडिट मिलता है। एंड अगर कभी भी सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं था और उस टाइम पे आपने उससे कुछ परचेज करी, जब उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो सर जब जिस पीरियड के लिए वो लायबल फॉर रजिस्टर्ड था और जिस दिन उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा उस पीरियड के लिए उसने क्या किया होगा? बाद में रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू किए होंगे, उसके बेस पे हमें क्रेडिट मिल जाएगा। ये हो गए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिनके बेस पे क्रेडिट मिलता है। अच्छा, जो भी आप इनवॉइस ले रहे हो जिसके बेस पे क्रेडिट मिलना है, इनवॉइस पे सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो रूल नंबर 46 ने कही है, पर कोई बात नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर एटलीस्ट ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है तो क्रेडिट मिल जाएगा आपको। कौन कौन सी? सर, अमाउंट ऑफ टैक्स, सर इनवॉइस पे सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तो ये क्रेडिट मिलेगा। सर, अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, देन टोटल वैल्यू ऑफ सच गुड्स और सर्विस और बोथ जिसका आप क्रेडिट ले रहे हो, जीएसटी नंबर ऑफ द सप्लायर एंड रेसिपिएंट, देन इंटरस्टेट सप्लाई करे तो प्लेस ऑफ सप्लाई लिखा हो ना, कंपलसरी है, एटलीस्ट ये इन्फॉर्मेशन होगी तो ही क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, अभी हमने बात करी कि सप्लायर मस्ट हैव पेड द टैक्स, पर अगर सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया तो हम एक बार प्रोविजनल बेस पे क्रेडिट ले सकते हैं। पर वो कैसे? सर कितना? रूल नंबर 36 रूल नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। ये कहता है क्या कि सर आपके जीएसटीआर 2A में जितना भी क्रेडिट आ रहा है उसमें जो एलिजिबल क्रेडिट है, क्लियर, वो तो आप ले ही सकते हो, पर अगर मान लो कुछ इनवॉइस ऐसा है जो आपके जीएसटीआर 2A में नहीं आ रहे तो जितना एलिजिबल क्रेडिट है आपका उसका 5% आप प्रोविजनल बेस पे क्रेडिट और ले सकते हो। क्लियर सरकार? तो 5% लिमिट कर दी गई इसके लिए। ओके सर, ध्यान रखना, इसके लिए सर्कुलर भी आ गया, सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया 2-3 पॉइंट को। सबसे पहली बात, ये जो रेस्ट्रिक्शन है कि आपको 5% प्रोविजनल बेस पे क्रेडिट लेना है, ये रेस्ट्रिक्शन उन्हीं इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स वगैरह पे लगेगी विच आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय सप्लायर थ्रू जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू फर्निश करना होता है एज पर सेक्शन नंबर 37 सब सेक्शन 1। मतलब सर मान लो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट खुद लायबल है और खुद ने खुद पे इनवॉइस इशू किया है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का इनवॉइस, सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में
बिल ऑफ एंट्री के बेस पे जो क्रेडिट लेता है, यहाँ पे ये सब सेक्शन नंबर 37 सब सेक्शन 1 में जीएसटीआर 1 के थ्रू रूट नहीं होते, इसलिए इनकी बेस पे आप क्रेडिट पूरा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोविजनल 5% वाला कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। सेकंड, जो सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया, ये जो 5% की रेस्ट्रिक्शन आपको देखनी है, ये कंसोलिडेटेड वाइज है बेटा, ये सप्लायर वाइज नहीं है। पूरे महीने में जितना भी क्रेडिट था एलिजिबल क्रेडिट उसका 5%, सप्लायर वाइज नहीं है। ओके सर, फिर डाउट आया, सिंस जीएसटीआर 2A इज अ डायनेमिक डॉक्यूमेंट, सिंस जीएसटीआर 2A इज अ डायनेमिक डॉक्यूमेंट, तो किस दिन को हमको लेके चलना है? क्योंकि सर सप्लायर ने मान लो जीएसटीआर 1 लेट फाइल किया, तो हमारा तो फॉर एग्जांपल जनवरी मंथ की बात करें हम, तो जनवरी मंथ की जीएसटीआर 2A में दिखेगा, भले सप्लायर लेट जीएसटीआर 1 फाइल करता तो भी। तो सर यहां पे सर्कुलर ने बोल दिया कि जिस पर्टिकुलर मंथ की आप बात कर रहे हो उस पर्टिकुलर मंथ का जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का जो ड्यू डेट होगा, सर उस दिन तक जितना आपके जीएसटीआर 2A में क्रेडिट रिफ्लेक्ट होगी उतना ही आप एलिजिबल हो उस मंथ के लिए, प्लस 5% एडिशनल। क्लियर? अच्छा, अब ये पता कैसे पड़ेगा कि उस दिन तक कितना क्रेडिट था? उसके लिए गवर्नमेंट ने नया फॉर्म रिलीज कर दिया है, सिस्टम बेस्ड जीएसटीआर 2B जिसको हम बोलते हैं बेटा। ओके सर, अच्छा अब प्रोविजनल बेस पे क्रेडिट कितना मिलेगा? 5%। पर हाँ सर, टोटल परचेज ही आपका मान लो 10 लाख के टैक्स वाला बिल थे बेटा, सब पे जो जीएसटी पे किया था वो 10 लाख का था, और आपको क्रेडिट जो लेना है वो सर 10 लाख की जगह 6 लाख आ रहा है 2A में, तो 6 लाख प्लस 5% और ले सकते हो। पर प्रोविजनल क्रेडिट का अमाउंट मिला के जो आप क्रेडिट ले रहे हो दैट शुड नॉट एक्सीड 10 लाख रुपए। मान लो 9,70,000 के ऑलरेडी बिल आपके जीएसटीआर 2A में आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि 970 प्लस 5% और हम ले लेंगे, मैक्सिमम 30,000 और ले सकते हो प्रोविजनल बेस पे अगर 2A में क्रेडिट नहीं आ रही तो। क्लियर? ऑब्वियसली टोटल क्रेडिट कैन नॉट एक्सीड जितना आप एलिजिबल हो बेटा इनवॉइस के बेस पे। क्लियर? ओके माहौल सरकार, अच्छा अब सर्कुलर ने लास्ट बात कही कि बाकी रिमेनिंग क्रेडिट लेंगे कब? और जब बिल आएंगे तब क्रेडिट ले लेंगे बेटा। क्लियर? और जब बिल आएंगे वो प्लस एडिशनल 5% और ले सकते हो आप। क्लियर? तो जिस दिन मान लो 10 लाख का क्रेडिट था आपका टोटल बिल के बेस पर, तो 10 लाख डिवाइड बाय 1.05 इंटू 100, ये जो अमाउंट आएगा, इतने अमाउंट तक की बिल जब आ जाएंगे तब समझना आपको पूरा क्रेडिट मिलने वाला है। क्लियर? तो जब बिल आएंगे तब तक उनका क्रेडिट प्लस 5% एडिशनल क्रेडिट और ले सकते हो, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम जितना क्रेडिट आप एलिजिबल थे। ओके, ये था रूल नंबर 36। रूल नंबर 4। अब सर कंडीशन नंबर 2, गुड्स और सर्विस और बोथ मस्ट बी रिसीव्ड। सर गुड्स और सर्विस और बोथ रिसीव हो जाना चाहिए। अच्छा पर सर मान लो आप कस्टमर हो, आपने सप्लायर को बोल दिया कि मेरी डायरेक्शन पे गुड्स किसी और को भेज दे, तो उसने थर्ड पर्सन को भेज दिया, तो जिस दिन उस थर्ड पर्सन को गुड्स रिसीव हो गया, हम मान लेंगे हमको रिसीव हो गया है। अच्छा मान लो मैं रेसिपिएंट ऑफ सर्विस हो और मैंने आपको ये कह दिया कि आप मेरे बिहाफ पे एक काम करो, जो मेरा क्लाइंट है डायरेक्ट सर्विस उसी को दे दो, तो सर आपने मेरे क्लाइंट को सर्विस दे दी, मान लेंगे मेरे को रिसीव हो गई है, तो बिल टू शिप टू मॉडल इज देयर फॉर गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। जब थर्ड पर्सन को वो गुड्स या सर्विस रिसीव हो गए, मान लेंगे मेरे को रिसीव हो गया है। थर्ड कंडीशन, सप्लायर मस्ट हैव पेड द टैक्स। पर हाँ एक बार प्रोविजनल बेस पे मैं क्रेडिट ले सकता हूं, सरकार को कुल मिलाकर टैक्स मिल जाना चाहिए। एंड फोर्थ कंडीशन, रेसिपिएंट अपना रिटर्न फाइल कर दिया होना चाहिए। रिटर्न मतलब जीएसटीआर 3B फाइल हो जाना चाहिए। ये था सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2। पर इसमें दो प्रोविजो और है। फर्स्ट प्रोविजो, अगर कभी भी गुड्स लॉट्स या इंस्टॉलमेंट में रिसीव होता है, तो जब लास्ट लॉट या लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा तभी आपको क्रेडिट मिलेगा। सर फर्स्ट लॉट पे आप प्रोपोर्शनल क्रेडिट नहीं ले सकते हो। देखना सरकार कितनी होशियार है। इनवॉइस चैप्टर में बोला हुआ इनवॉइस के प्रोविजंस में कि अगर कभी भी गुड्स लॉट्स या इंस्टॉलमेंट में अगर रिमूव होते हैं, तो जब फर्स्ट लॉट निकलेगा तभी पूरा टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। मतलब सप्लायर पे लायबिलिटी तो फर्स्ट लॉट पे आ जाएगी टैक्स पे करने की, पर रेसिपिएंट को क्रेडिट कब मिलेगा? जब लास्ट लॉट या लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगा तब क्रेडिट मिलेगा। ओके, सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 सेकंड प्रोविजो बोलता है, बहुत शानदार पॉइंट, इफ द रेसिपिएंट फेल्स टू मेक पेमेंट टू द सप्लायर, if the recipient fails to make payment to the supplier within 180 days from the date of issue of invoice, अगर रेसिपिएंट सप्लायर का पैसा खा गया तो जितना प्रोपोर्शनेट उसने पेमेंट नहीं किया है, फेल हुआ है विदिन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, तो उतना प्रोपोर्शनेट आईटीसी उसको रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट। और बाद में जब रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट कर देगा, जब जितना पेमेंट करेगा तब तक उतना प्रोपोर्शनेट क्रेडिट वो वापस से रीअवेल कर सकता है। और हाँ ध्यान रखना, यहाँ पे रीअवेल करने के लिए वो सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 का टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होता। 4 साल बाद अगर रेसिपिएंट ने सप्लायर को पे किया तो 4 साल बाद वो प्रोपोर्शनल क्रेडिट वापस से ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ये जो सेकंड प्रोविजन था ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाले सप्लाईज पे अप्लाई नहीं होता है। मतलब मैं रेसिपिएंट टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, रिवर्स चार्ज में जो टैक्स बनता है मैंने गवर्नमेंट को पे किया, क्रेडिट लिया, मस्त हो गया, भले सप्लायर को पेमेंट किया ना किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये था सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 2 सेकंड प्रोविजो। आइए सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 3। सर कोई कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी अगर आपने परचेज करी है और उसके परचेज पे अगर आपने जो जीएसटी पे किया उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो अब आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो मशीन की वैल्यू उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो, जीएसटी पोर्शन का या तो डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो या आईटीसी क्लेम कर लो। सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 बोलता है टाइम लिमिट टू क्लेम द क्रेडिट। सरकार ध्यान रखना, यहाँ छोटा सा अमेंडमेंट था,
टाइम लिमिट टू क्लेम द क्रेडिट, किसी भी इनवॉइस या डेबिट नोट के बेस पे अगर आपको क्रेडिट लेना है तो जिस मंथ में वो इनवॉइस या डेबिट नोट आया है उस मंथ में तो आप ले ही सकते हो, उसके बाद भी ले सकते हो, पर उसके बाद कब तक, उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में तो ले ही सकते हो जिस फाइनेंशियल में वो इनवॉइस या डेबिट नोट रेज हुआ था। उसके बाद भी फाइनेंशियल खत्म होने के बाद सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। अच्छा ध्यान रखना, अगर कभी डेबिट नोट रेज हुआ है तो डेबिट नोट के बेस पे क्रेडिट कब तक मिल पाएगा, जिस फाइनेंशियल ईयर में वो डेबिट नोट रेज हुआ है वो पूरे फाइनेंशियल में कभी भी, और उसके खत्म होने के बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सर सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर तक आप क्रेडिट ले सकते हो। मतलब उस डेबिट नोट का ओरिजिनल टैक्स इन्वेस्ट कब इशू हुआ था अब उससे कोई रिलेवेंस नहीं है, ये अमेंडमेंट हुआ था। ओके, सेक्शन नंबर 16 खत्म होता है। अब आ रहे हैं हम कहां पर सर, रूल नंबर 86A और रूल नंबर 86B, दो नए रूल ऐड किए गवर्नमेंट ने बोगस बिल के ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए। सर जो बोगस क्रेडिट पास ऑन हो रही थी, लोग पास ऑन कर रहे थे, उनको रोकने के लिए। रूल नंबर 86A बोलता है कंडीशंस ऑन यूज ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। सर कमिश्नर या एनी अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर के पास पावर है कि अगर उसके पास रीजन टू बिलीव है कि किसी असेसी ने क्रेडिट जो लिया हुआ है वो ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेस पे लिया हुआ है जो सही नहीं है, मैं 5 केस बता रहा हूं इसमें, तो ऐसे केस में वो ऑफिसर के पास पावर है कि उस असेसी पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि तुमने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है उसको आप यूज नहीं कर पाओगे, आप उतने अमाउंट को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट नहीं कर पाओगे। और ये पावर दे रखा है कि सर ये रेस्ट्रिक्शन लगा के बोल सकता है 1 साल तक ये रेस्ट्रिक्शन तुम पे लगेगी, और उसके बाद अगर कमिश्नर या ऑथराइज ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो ये रेस्ट्रिक्शन हटाएगा, नहीं तो नहीं हटाएगा। ओके, और हाँ 1 साल के बाद ये रेस्ट्रिक्शन हट जाएगी ऑटोमेटिक। वैसे भी गवर्नमेंट क्या करेगा उस केस में, उस केस को इवेलुएट करके उस पर वैसे भी बैंड बजा देगा उसकी, अगर उनको प्रूव हो गया कि सर इसने सही में बोगस क्रेडिट ली थी तो। अच्छा, वो 5 केस कब कब होंगे, जब ये सेक्शन, जब ये रूल लगेगा। फर्स्ट, इफ द सप्लायर जिसने बिल इशू किया था या डेबिट नोट इशू किया था दैट वाज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट, या जिस एड्रेस पे उसने रजिस्ट्रेशन नंबर लिया था वो एड्रेस से ही इज नॉट कंडक्टिंग एनी बिजनेस। सेकंड, सेम चीज रेसिपिएंट के लिए, जिसने क्रेडिट लिया है रेसिपिएंट, ही इज नॉट कंडक्टिंग द बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस एज पर हिज रजिस्ट्रेशन, या फिर ही इज फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट, देन सर बिना बिल के ही क्रेडिट ले रहा है, विदाउट द पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट या अदर प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट के वो क्रेडिट ले रहा है। फोर्थ केस, सर सप्लायर ने टैक्स ही पे नहीं किया है गवर्नमेंट को, सप्लायर ने सरकार को टैक्स जमा नहीं कराया, रेसिपिएंट क्रेडिट ले रहा है। एंड फिफ्थ कंडीशन, सरकार एक सेकंड, फिफ्थ कंडीशन, हाँ यस, गुड्स या सर्विस और बहुत रिसीव ही नहीं हुआ है। सर डॉक्यूमेंट तो रिसीव हो गया पर गुड्स और सर्विस और बहुत रिसीव नहीं हुआ तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ क्लेमिंग द क्रेडिट। ये पांचों केस के अंदर, ये 5 में से किसी भी केस अगर प्रूव हो गया तो ऐसे केस में ये रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी। इफ द ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव, तो ऐसे केस में उस पर्टिकुलर असेसी को बोल देगा तुम ये आईटीसी यूज नहीं कर सकते हो और ये रेस्ट्रिक्शन 1 साल तक लग सकती है बेटा। ये था रूल नंबर 86A। आइए रूल नंबर 86B। रूल नंबर 86B क्या कहता है बच्चों, ये नया रूल एड हुआ है। यहां बोल दिया कि जिन भी ये बड़े प्लेयर होते हैं ना, जिनका मंथली वैल्यू ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर इज एक्सीडिंग ₹50 लाख, उनके लिए यहां बोल दिया अगर किसी पर्टिकुलर असेसी का टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जाम सप्लाई एंड अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई इज एक्सीडिंग ₹50 लाख, तो जिस पर्टिकुलर मंथ में उसका वैल्यू ऑफ सच टैक्सेबल सप्लाई इज एक्सीडिंग ₹50 लाख, उस मंथ में उस पर ये रेस्ट्रिक्शन लगेगी। और रेस्ट्रिक्शन ये कहता है कि उस पर्टिकुलर मंथ में आपको जो टैक्स पे करना है वो 100% क्रेडिट यूज करके नहीं कर सकते आप। मतलब जितना आपका लायबिलिटी है सर उसका मिनिमम 1% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा इन कैश। आई रिपीट सर, जिन भी असेसी का किसी पर्टिकुलर मंथ का वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एक्सीडिंग ₹50 लाख, 50 लाख, क्लियर, अदर देन एग्जाम सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई, उस पर रेस्ट्रिक्शन अप्लाई होगी। और बोल दिया क्या, मैक्सिमम 99% ऑफ द ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी यू कैन पे थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, मतलब मिनिमम आपको 1% तो कैश लेजर के थ्रू पे करना ही पड़ेगा। पर इस रूल ने कुछ बेनिफिट, कुछ कंसेशन दिया है, रिलैक्सेशन दिया है, बोला कि इन फॉलोइंग केसेस में ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। फर्स्ट केस द सेड पर्सन या प्रोप्राइटर या कर्ता या मैनेजिंग डायरेक्टर या एनी ऑफ हिज इट्स 2 पार्टनर्स या होल टाइम डायरेक्टर्स या मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमिटी ऑफ एसोसिएशन और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। सर इनमें से सर इन लोगों ने एटलीस्ट 1 लाख रुपए एज इनकम टैक्स पे किया इन द प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर। सर मोर देन ₹1 लाख, मोर देन ₹1 लाख इनकम टैक्स पे किया है इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, जिनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का टाइम लिमिट निकल चुका है। क्लियर, तो सर लास्ट 2 साल में एटलीस्ट 1 लाख से ऊपर इन्होंने क्या पे किया इनकम टैक्स, तो सर इस पर ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा। मतलब कुल मिला के गवर्नमेंट को विश्वास है कि ठीक है यार टैक्स पेयर है, चोर लोग नहीं है। देन सेकंड, सर आपने मोर देन ₹1 लाख रिफंड क्लेम किया है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, किसका, इनपुट टैक्स क्रेडिट का,
सर या तो जीरो रेटेड सप्लाई के केस में या फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में। तो सर दो केस थे क्लोज नंबर बी और सी, या तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में या फिर जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, और उस केस में आपने मोर देन ₹1 लाख क्या लिया है, रिफंड लिया है जीएसटी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। देन नेक्स्ट सर करंट मंथ में जब आपकी लायबिलिटी कैलकुलेट करिए तब करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर हम क्यूमुलेटिवली आपकी लायबिलिटी देखें और क्यूमुलेटिवली आपने कितना इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू टैक्स पे किया है वो ऑलरेडी 1% एक्सीड कर रहा है, तो ऐसे केस में करंट मंथ में ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट बोल दिया क्या, द सेड पर्सन इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोकल अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ऐसे केस में ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा। प्लस कमिश्नर को पावर दिया कि वो चाहे तो रिलैक्सेशन भी दे सकता है कुछ पर्टिकुलर केस के अंदर अगर उसको लगता है तो। ओके माहौल, ये था रूल नंबर 86B जो नया ऐड हुआ था। ओके सर अब हम बड़े ही शानदार प्रोविजन की तरफ, सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट। दिल थाम के बैठिएगा। देखो सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 1 ने बोला क्या, ऑल द गुड्स ऑल द सर्विसेज व्हिच आर यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्रेडिट मिलेगा। पर 17(5) ने बोल दिया दिमाग खराब नहीं करना मंगल, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग, भले वो बिजनेस के लिए काम आ रहा है नहीं काम आ रहा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 1 और 18 सबसेक्शन 1, नो आईटीसी शैल बी अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट motor vehicles having sir approved seating capacity of not more than 13 passengers including the driver। तो ध्यान रखना यहाँ पे केवल पैसेंजर व्हीकल कवर है। अच्छा पैसेंजर व्हीकल के अंदर बाइक भी आता है, कार भी आता है, बस भी आता है, क्लियर। पर अप टू 13 सीटिंग कैपेसिटी हुआ तो बात करेंगे हम, क्लियर, उसका अलाउ नहीं किया क्रेडिट। और हाँ अगर मान लो ट्रक खरीदी आपने, पैसेंजर व्हीकल नहीं है बेटा, गुड्स ट्रांसपोर्ट कैरेज है, तो ऐसे केस में क्रेडिट मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर पैसेंजर व्हीकल हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 पर्सन्स, नो आईटीसी शैल बी अलाउड except if used in making following 3 taxable supply for first further supply of such motor vehicles। अगर आप कर रहे हो सर रेंटिंग मोटर व्हीकल का बिजनेस है या बाइक का या कार का शोरूम है मेरा, सेकंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, और थर्ड सर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग द मोटर व्हीकल। ये 3 सर्विसेज अगर मैं प्रोवाइड करता हूं तो ऐसे ये 3 सप्लाई अगर मैं करता हूं तो उसके लिए मेरे को इन मोटर व्हीकल का क्रेडिट मिल जाएगा, अदरवाइज क्रेडिट नहीं मिलेगा। अच्छा मोर देन 13 पैसेंजर वाला व्हीकल है क्रेडिट मिलेगा। सर गुड्स ट्रांसपोर्ट वाला व्हीकल है क्रेडिट मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा इमोशनल में मत जाना, बहुत सारे लोग इमोशनल तो सर बाइक कुरियर कंपनी वाला है, बाइक यूज कर रहा है, क्रेडिट मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा भाई, समझे मेरी बात। ओके सर देन सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज नंबर AA सर इट इज रिगार्डिंग वेसल और एयरक्राफ्ट। वेसल और एयरक्राफ्ट के रेस्पेक्ट में जो भी जीएसटी पे किया कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट 4 केस, अगर वो वेसल या एयरक्राफ्ट काम आ रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, क्लियर, या फिर इन फॉलोइंग 3 टैक्सेबल सप्लाई में काम आ रहा है, कौन कौन सा, सेम फर्दर सप्लाई ऑफ सच वेसल या एयरक्राफ्ट, सेकंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर सर्विस, एंड थर्ड इंपार्टिंग ट्रेनिंग ऑन नेविगेटिंग द वेसल और फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट, तो क्रेडिट मिल जाएगा, नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। देन सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज नंबर AB बोलता है रिगार्डिंग वेसल एयरक्राफ्ट और व्हीकल जिसकी हमने अभी बात करी, सर इन वेसल व्हीकल या एयरक्राफ्ट का क्रेडिट नहीं मिलता तो उनके रेस्पेक्ट में सर इंश्योरेंस कराया आपने, इंश्योरेंस सर्विसेज, जनरल रिपेयरिंग मेंटेनेंस सर्विसेज, सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज, जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज और रेंटिंग लीजिंग और लाइसेंसिंग ऑफ द मोटर व्हीकल्स। सर लीजिंग रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स वेसल या एयरक्राफ्ट जिनका क्रेडिट नहीं मिलता है, तो कुल मिला के अगर वेसल व्हीकल और एयरक्राफ्ट का क्रेडिट मिलता है तो इन सब सर्विस का भी क्रेडिट मिलेगा, वेसल व्हीकल और एयरक्राफ्ट का क्रेडिट नहीं मिलता है तो उनसे रिलेटेड इन सर्विसेज का क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। पर इसके 2 एक्सेप्शन है सर, ध्यान रखिएगा, इंश्योरेंस सर्विस और सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस, ये दोनों सर्विस का क्रेडिट मिल जाएगा अगर आप एक मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल हो या फिर आप एक इंश्योरेंस कंपनी हो, आप इंश्योरर हो, आपने इंश्योरेंस किया हुआ किसी व्हीकल का, वेसल का, एयरक्राफ्ट का, तो उसके रेस्पेक्ट में अगर आपने री इंश्योरेंस कराया है या सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस का बिल अगर आपके पास आया तो क्रेडिट मिल जाएगा, नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलता। माहौल सरकार। देन ये था आपका सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लोज नंबर A, AA और AB। अब आ रहा है क्लोज नंबर B, फूड एंड बेवरेज, बेवड़े नहीं होए, बेवड़ों पे जीएसटी है ही नहीं। माहौल सर फूड एंड बेवरेजेज पर्सनल कंजम्पशन वाली गुड से बताइए, फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी सर्विसेज, सर हायरिंग लीजिंग और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट विच आर कवर्ड इन क्लोज नंबर A और AB जो हमने बात कर ली बेटा। देन लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज, सर इनके रेस्पेक्ट में कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट अगर सेम कैटेगरी ऑफ इनवर्ड सप्लाई आपने लिए टू प्रोवाइड द सेम कैटेगरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई तो क्रेडिट मिल जाएगा, या फिर एज अ कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए आपने ये सेम इनवर्ड सप्लाई लिया तो क्रेडिट मिल जाएगा, नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। देन गला खराब है भाई। देन मेंबरशिप ऑफ अ क्लब और हेल्थ
क्लब, हेल्थ और फिटनेस सेंटर क्रेडिट नहीं मिलेगा। देन ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वैकेशन सच एज होम और लीव ट्रैवल कंसेशन, क्लियर, तो क्रेडिट नहीं मिलता है। पर हाँ, ये तीनों के लिए एक कॉमन बात कह दी, इन तीनों के लिए एक कॉमन बात ये कह दी है कि सर अगर आपने किसी लॉ ने ऑब्लिगेटरी कर दिया कि आपको अपने एम्प्लॉइज के लिए ये सर्विसेज देनी ही पड़ेगी, ये परचेज करने ही पड़ेंगे, और उस ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए आपने ये परचेज किया, तो क्रेडिट मिल जाएगा। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में लिख दिया कि आपको अपने लेबर को दिन में लंच करवाना ही पड़ेगा, अब लंच करवाने के लिए आपने कैटरिंग सर्विसेज ली, फूड एंड बेवरेजेस परचेज किए, क्रेडिट मिल जाएगा। पर अगर लॉ का रेस्ट्रिक्शन नहीं था, लॉ का ऑब्लिगेशन नहीं था, तो ऐसे केस में क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर माहौल सरकार, ये था सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लोज नंबर बी। अच्छा, ये क्लोजेज जो है ना बेटा, ये तो केवल मैंने यहां पर इस बुक के अंदर जो दे रखा है सीक्वेंस, उसके नंबर से दे रखे, बाकी बैरेट के क्लोज नंबर नहीं है। क्लोज नंबर सी और क्लोज नंबर डी ध्यान रखिएगा बेटा। इट्स रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा सर, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई भी गुड्स काम आ रहा है, कोई भी सर्विस काम आ रही है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस काम आ रही है, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट if you are providing construction services or works contract services to somebody else। सेकंड, अगर आप किसी प्लांट और मशीनरी का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, इरेक्शन कर रहे हो, इंस्टॉलेशन कर रहे हो, तो उसमें जो भाई मेरी फैक्ट्री के लिए मैंने प्लांट और मशीनरी इंस्टॉल करवाया, क्लियर, उसमें जो सर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस काम है, सीमेंट स्टील वगैरह काम है, तो क्रेडिट मिल जाएगा, नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। और थर्ड एक्सेप्शन सर ध्यान रखिएगा, द टर्म कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स reconstruction, renovation, repairs, maintenance to the extent of their capitalization in the books of accounts। मतलब अगर आपने अपने ऑफिस की बिल्डिंग का रिपेयर रिनोवेशन कराया, फैक्ट्री की बिल्डिंग का रिपेयर रिनोवेशन कराया और उसको कैपिटलाइज कर दिया इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो ऐसे केस में उस रिपेयर रिनोवेशन में जो गुड्स वगैरह काम आया, सीमेंट वगैरह काम आया, सर्विसेज काम आई, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर अगर वो रिपेयर रिनोवेशन वगैरह रेवेन्यू नेचर थे, दोज वर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसमें काम आने वाले सारे इनपुट सर्विस का क्रेडिट मिल जाएगा। तो सर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में जो भी गुड्स या सर्विसेज का हमारी कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, एक्सेप्ट 3 एक्सेप्शन। फर्स्ट, यू आर एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन सर्विस और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस टू समबडी एल्स। सेकंड, आपने अपनी फैक्ट्री के लिए या ऑफिस के लिए प्लांट और मशीन का इंस्टॉल करवाया है। और थर्ड, सर आपने अपने ऑफिस या फैक्ट्री वगैरह की बिल्डिंग का रिपेयर रिनोवेशन कराया, विच इज डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर माहौल सरकार, ये था रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, देन आ रहा है क्या, अगर आपने कोई गुड्स या सर्विस परचेज किया ऐसे किसी पर्सन से जिसने क्या लिया हुआ है, कंपोजिशन स्कीम, देयर इज नो पॉइंट ऑफ क्लेमिंग द क्रेडिट। देन आपने जो गुड्स परचेज किया है वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए परचेज किया, देयर इज नो पॉइंट ऑफ क्लेमिंग द क्रेडिट। देन आप एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, एनआरटीपी हो, तो सर आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। देन अगर आपने कोई भी गुड्स जो आपने परचेज किया अपनी फैक्ट्री के लिए, अपने ऑफिस के लिए, इफ दोज गुड्स आर लॉस्ट, destroyed, stolen or written off or disposed of by way of gift or free sample, then no ITC shall be allowed। or last, if any tax is paid in pursuance of section number 74, 129 or 130, then no ITC will be allowed। okay, section number 174, 129, 130 सर वही कॉन्फिस्केशन, फ्रॉड वगैरह केस में अगर आपने टैक्स पे किया और आप टैक्स पे करके डेबिट नोट रेज करते हो कस्टमर को, तो उस डेबिट नोट के बेस पे क्रेडिट नहीं मिलेगा कस्टमर को। क्लियर, आइए अब सर्कुलर दे रखे थे रिगार्डिंग, 2 सर्कुलर थे इसके रिगार्डिंग, तो मैं बताता हूं। एक तो OEM सर, मोल्ड्स और डाइज ओन्ड बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर दैट आर सेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू अ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, सॉरी टू अ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर इज लेवेबल टू टैक्स एंड वेदर OEMs आर रिक्वायर्ड टू रिवर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट इन दिस केस। सर सिंपल सा बात ये है कि सर मान लो मैं प्रिंसिपल हूँ, आप जॉब वर्कर हो, और मैं प्रिंसिपल को बोलते हैं OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। क्लियर, अब सर आप जॉब वर्कर हो, आप हो एक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, अब मैंने आपको जॉब वर्क बेस पे कोई कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए काम दिया, अब उसके लिए मोल्ड्स डाइज वगैरह जो है वो मैंने परचेज किए और मैंने जॉब वर्कर के भेज दिए, तो क्या क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा क्या? कभी नहीं। क्लियर, उसका क्रेडिट मेरे को मिलेगा, उसकी कॉस्ट मेरी वैल्यू का पार्ट बनेगा, आपकी वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। सेकंड केस, सर आप जॉब वर्कर नहीं होते, मैंने कहा कि मेरे को आपसे कंपोनेंट परचेज करना है, नाउ अब उसमें जो भी पार्ट्स, कंपोनेंट्स, मोल्ड्स, डाइस लगे सब आपका बेटा, पर आपको मोल्ड्स डाइस देने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो आपके बिहाफ पे मैंने मोल्ड्स डाइस परचेज कर लिया। अब आपके बिहाफ पे मैंने परचेज किया तो वो तो आपके लिए परचेज किया ना, दैट मोल्ड्स डाइस विल फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ योर कॉस्ट। क्लियर, वो आपकी कॉस्ट में इंक्लूड होंगे, उसका आईटीसी आपको मिलेगा, मेरे को नहीं मिलेगा, मैंने आईटीसी लिया तो मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा बेटा। क्लियर, डन, ये था इसका सर्कुलर। देन सेल्स प्रमोशन स्कीम के लिए जो सर्कुलर था, सिंपल सा, फ्री सैंपल एंड फ्री गिफ्ट्स अगर आपने दिए किसी को भी तो क्रेडिट नहीं मिलता। अभी हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लोज नंबर H में, एनी गुड्स which are disposed of by way of gift or free sample, no ITC will be allowed। okay, ध्यान रखना, फ्री सैंपल या फ्री गिफ्ट दे रहे हो तो सर वो सप्लाई के स्कोप में भी नहीं आता है, एक्सेप्ट अगर वो शेड्यूल 1 में कवर है। शेड्यूल 1
क्लियर, रिलेटेड पर्सन को दिया है या डिस्टिंक्ट पर्सन को दिया है या और भी कोई जो पॉइंट वहां कवर है। शेड्यूल 1 में अगर कवर होता है तो फ्री सप्लाई को सप्लाई के स्कोप में कवर करते हैं, अदरवाइज सप्लाई नहीं होता है। सेकंड थिंग सर, अगर वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आ रहा तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ क्लेमिंग द क्रेडिट, इसलिए सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज नंबर एच में लिख दिया कि नो आईटीसी विल बी अलाउड और ब्लॉक क्रेडिट में कवर होगा। सेकंड इसमें कवर होता है बाय 1 गेट 1 फ्री। सर बाय 1 गेट 1 फ्री हो, बाय 2 गेट 3 फ्री हो, तो इसमें कुछ भी फ्री नहीं है भाई। ये तो क्या किया है सर, 1 एक के साथ एक फ्री, तो 2 का सिंगल प्राइस दे दिया उसने, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिवर्सिंग एनी क्रेडिट क्योंकि यहाँ पे कोई फ्री नहीं है। देन डिस्काउंट्स इंक्लूडिंग बाय मोर सेव मोर ऑफर। भाई होता ना कि साल भर में अगर आपने इतना परचेज किया तो इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, साल भर में इतना परचेज किया तो इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसे केस में सर याद है डिस्काउंट सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 3 सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट अगर होता है और अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन होती है कि ऐसा होने पे डिस्काउंट मिलेगा तो वैल्यू में से एक्सक्लूड हो जाएगा। प्लस इट शुड बी लिंक्ड विद द इनवॉइस, क्रेडिट नोट जो इशू करोगे इट शुड बी लिंक्ड विद द इनवॉइस एंड जितना लायबिलिटी हमने कम किया उतना प्रोपोर्शनेट आईटीसी रेसिपिएंट ने रिवर्स किया होना चाहिए। एंड लास्ट सेकेंडरी डिस्काउंट, सर डिस्काउंट विच इज एड हॉक डिस्काउंट, जैसे आप पेमेंट करना है तो मैंने ऐसे डिस्काउंट दे दिया, देयर वाज नो एग्रीमेंट कि ऐसा होने पे कोई डिस्काउंट मिलने वाला, तो ऐसे केस में ये वैल्यू से एक्सक्लूड नहीं होगा, वैल्यू से कोई एक्सक्लूड नहीं होगा, ओरिजिनल वैल्यू थी उसी पे टैक्स लगेगा और यहाँ पे क्रेडिट रिवर्स करने की बात भी नहीं आती है। क्लियर, डन। आइए अब बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 17 के अदर प्रोविजंस की, जिसमें रूल नंबर 42 रूल नंबर 43 कवर होंगे बेटा आपके। सर बहुत ही शानदार पॉइंट, अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट सेक्शन नंबर 17। सबसे पहली बात सर, अगर आपके आउटपुट गुड्स या आउटपुट सर्विस एग्जेम्प्ट है, नॉन टैक्सेबल है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ क्लेमिंग द क्रेडिट। अगर आपके आउटपुट गुड्स या आउटपुट सर्विस क्या है, टैक्सेबल है, तो आपको क्रेडिट मिलेगा, पर आपके आउटपुट गुड्स और आउटपुट सर्विस कुछ टैक्सेबल और कुछ एग्जेम्प्ट है, तो ऐसे केस में क्या होगा, कुछ का क्रेडिट मिलेगा कुछ का क्रेडिट नहीं मिलेगा। वो कुछ कुछ कितना होता है, वो सेक्शन नंबर 17 और रूल नंबर 42 और रूल नंबर 43 ने डिफाइन किया। सर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात, अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई करते हो, मतलब अगर आपने एक्सपोर्ट किया है या एसईजेड की यूनिट या डेवलपर को सप्लाई किया है, तो ऐसे केस में भले वो आउटपुट गुड्स या सर्विस एग्जेम्प्ट है फिर भी उसके केस में आपको आईटीसी मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीरो रेटेड सप्लाई को हमेशा टैक्सेबल सप्लाई में ही इंक्लूड करते हैं और क्रेडिट मिलता है बेटा। ओके सरकार, अब आइए बात कर लेते हैं रूल नंबर 42। सर ध्यान देना, इनपुट और इनपुट सर्विस में कितना प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिलता है कॉमन क्रेडिट में से, वो रूल नंबर 42 ने डिफाइन किया। और कैपिटल गुड्स के लिए रूल नंबर 43। रूल नंबर 42 ये क्या था बच्चों कि अगर मान लो सबसे पहली बात, मान लो हम जनवरी मंथ की बात करें, जनवरी मंथ में आपने जितना भी परचेज किया इनपुट्स या इनपुट सर्विस, उन सबका जितना भी जीएसटी था, मान लो वो था 70 लाख रुपए। क्लियर, अब सर उसमें से कुछ इनपुट या इनपुट सर्विस एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस के लिए काम आए, हटा दो। एक्सक्लूसिवली सर एग्जेम्प्ट सप्लाई में काम आए, हटा दो, सब क्रेडिट नहीं मिलेगा। कुछ इनपुट सर्विस केवल और केवल सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 में कवर थे, क्रेडिट की बात ही नहीं आती बेटा। अब कुछ इनपुट और कुछ इनपुट सर्विस एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई में काम आए, क्रेडिट ले लो। अब जो बच गया वो क्या है, कॉमन क्रेडिट। अब क्या करेंगे, अब कॉमन क्रेडिट के लिए बोल दिया एक बार तो क्रेडिट ले लो। फिर मान लो जनवरी मंथ की बात चल रही है, तो जनवरी मंथ में जितना भी एग्जेम्प्ट टर्नओवर था डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, ई अपॉन एफ, ई मतलब एग्जेम्प्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय वो कॉमन क्रेडिट जो आया आपका बेटा C2 जिसको हम बोलते हैं। क्लियर, ये जो प्रोपोर्शनल अमाउंट आएगा ये आप रिवर्स करोगे। प्लस अगर मान लो कॉमन कुछ इनपुट और इनपुट सर्विस बिजनेस और नॉन बिजनेस के लिए भी अगर काम आई थी, तो ऐसे केस में जो C2 आया था कॉमन क्रेडिट, उसका 5% भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो सर ये दोनों अमाउंट जो है, फर्स्ट था D1 मतलब क्या हो गया बेटा, E अपॉन F इंटू C2, ये D1 हो गया, और 5% ऑफ द कॉमन क्रेडिट। अगर कोई कॉमन नॉन बिजनेस के लिए इनपुट सर्विस काम आया तो क्वेश्चन अगर इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो ध्यान रखना सर, यहाँ पे अजम्पशन बेस पे काम हो सकता है, आप 5% रिवर्स करो या ना करो, अजम्पशन ले सकते हो। अगर क्वेश्चन ने क्लैरिटी नहीं दी तो दोनों आंसर सही रहेंगे आपके। ओके सर तो कॉमन क्रेडिट था C2, फिर D1 प्लस D2 जो है आपका, ये अमाउंट हुआ है जो आपको रिवर्स करना है। क्लियर, इतना अमाउंट आप क्या करेंगे, मंथली बेस पे रिवर्स कर देंगे। अच्छा, आप E अपॉन F जो किया एग्जेम्प्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, सर यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ जिस महीने का हम कैलकुलेशन करें, जनवरी मंथ का कैलकुलेशन करें तो जनवरी मंथ का टर्नओवर होगा। पर अगर मान लो किसी पर्टिकुलर केस में जनवरी मंथ का टर्नओवर नहीं तो प्रीवियस मंथ का भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, एक और बात सर ये जो आपने एडजस्टमेंट किया है उसके बाद जब रिवर्सल का अमाउंट आया वो हर महीने आप रिवर्स करेंगे। अब ये कैलकुलेशन हम हर महीने करेंगे, एवरी मंथ ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पर जब फाइनेंशियल खत्म होगा, फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, तब क्या करना पड़ेगा आपको, एनुअल टर्नओवर लेके ये ई अपॉन एफ वाला कैलकुलेशन वापस करना पड़ेगा, टोटल कॉमन क्रेडिट ऑफ द एंटायर फाइनेंशियल ईयर और एग्जेम्प्ट टर्नओवर ऑफ द एंटायर फाइनेंशियल ईयर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर ऑफ द एंटायर फाइनेंशियल ईयर। उससे देखेंगे कितना रिवर्स करना था और कितना रिवर्स आपने किया, और जो भी प्लस माइनस होगा दैट विल बी एडजस्टेड अलोंग विद इंटरेस्ट। और हाँ ध्यान रखना, ये एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या उससे पहले। अच्छा एक बात और,
सर अगर मान लो आपने ज्यादा रिवर्स कर दिया था देन यू कैन रीअवेल द क्रेडिट, पर अगर आपने कम रिवर्स किया था और एज पर एनुअल टर्नओवर आपको रिवर्स ज्यादा करना है तो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद जो 1 अप्रैल आएगा वहां से लेकर जब आप रिवर्स करेंगे रिमेनिंग अमाउंट जब आप पे करेंगे गवर्नमेंट को, क्लियर सर, उतने अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इतने पीरियड के लिए 18% पर annum सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। ओके सॉरी, अब एक दो बातें हो रही बेटा, ये कह दिया है कि सर ये टर्नओवर जब हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे 2-3 बातें बहुत स्पेशल कही है, ध्यान रखिएगा बेटा। सर ये रूल नंबर 42 रूल नंबर 43 के लिए कॉमन बातें हैं। पहली बात, रूल नंबर 42 और 43 के लिए टर्नओवर की हम बात करने वाले हैं, जो बात कर रहे हैं हम अभी, सर यहाँ पर टर्नओवर के अंदर सेंट्रल एक्साइज, स्टेट एक्साइज, वेट और सीएसटी इसको हम टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर मान लो किसी गुड्स पर वेट, एक्साइज, सीएसटी या सेंट्रल एक्साइज या स्टेट एक्साइज लगता है तो उसको हम, वैसे देखा जाए तो एज पर सेक्शन 15 वैल्यू का पार्ट बनता है, पर फॉर द पर्पस ऑफ आईटीसी रूल नंबर 42 और 43 के पर्पस के लिए हम उसको टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिवर्सल ऑफ आईटीसी। ओके, सेकंड बात, सर मान लो मैं सेल ऑफ सिक्योरिटीज करता हूं तो 1% ऑफ सेल प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, 1% ऑफ द सेल प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी विल बी कंसिडर्ड एज माय एग्जेम्प्ट टर्नओवर। ओके, 1% ऑफ द सेल प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज। सेकंड, सर अगर मैंने ऐसा आउटवर्ड सप्लाई दिया जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है तो फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर 42 और 43 उसको एग्जेम्प्ट टर्नओवर मानेंगे। मेरा आउटवर्ड सप्लाई जिसमें रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट लाइबर होता है तो सर मेरे को कोई क्रेडिट नहीं मिलता, इसलिए उसको एग्जेम्प्ट टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे। क्लियर? एंड थर्ड, सर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, अगर मैंने लैंड और बिल्डिंग सेल किया है तो सर ऐसे केस में नो डाउट वो सप्लाई नहीं है, पर फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर 42 43 उसको एग्जेम्प्ट टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे और जिस वैल्यू पे मैंने स्टैम्प ड्यूटी पे करी है दैट वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज एग्जेम्प्ट टर्नओवर। क्लियर सर? डन। ओके, अब सर दो बातें हो रहे हैं। सबसे पहली बात, एग्जेम्प्ट टर्नओवर, अगर मैंने किसी को लोन दिया, एडवांस दिया है और उस पर मैंने इंटरेस्ट अर्न किया है तो इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट सप्लाई, पर फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर 42 43 उसको एग्जाम में इंक्लूड नहीं करेंगे, पर ध्यान रखिएगा उसको टोटल टर्नओवर में इंक्लूड करना है। पर हाँ, अगर आप एक बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी है तो इंटरेस्ट आपके एग्जाम टर्नओवर का पार्ट बनेगा। सेकंड, अगर आप एक शिपिंग कंपनी हो, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय वेसल करते हो फ्रॉम कस्टम्स स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया तो फ्रेट पे जीएसटी एग्जाम पर फॉर द पर्पस ऑफ रूल नंबर 42 और 43 उसको एग्जाम टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर? ये टर्नओवर से रिलेटेड जो स्पेशल बातें थी वो भी खत्म होती है। अब सर ये रूल नंबर 42 पूरा खत्म होता है। अब अच्छा, ये कैलकुलेशन सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी के लिए अलग अलग करेंगे और सर सबकी कैलकुलेशन अलग होती है बेटा। क्लियर? माहौल सरकार, आइए रूल नंबर 43। रूल नंबर 43 इज रिगार्डिंग कैपिटल गुड्स। सर मान लो जनवरी मंथ में आपने बहुत सारे कैपिटल गुड्स परचेज किए, उन सब पे जितना भी जीएसटी पे किया सर वो आपके जीएसटी 2 में आ रहा है। अब वो सारा क्रेडिट आपने लिया, मान लो वो सब क्रेडिट की हम बात कर रहे हैं तो सर अब मान लो उस टोटल क्रेडिट में से कुछ क्रेडिट ऐसा है, कुछ कैपिटल गुड्स ऐसे जो एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस में काम आए, हटाओ। कुछ कैपिटल गुड्स ऐसे जो एक्सक्लूसिवली एग्जाम में काम आए, हटाओ। कुछ कैपिटल गुड्स सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 में कवर थे, हटाओ। कुछ कैपिटल गुड्स केवल और केवल टैक्सेबल सप्लाई में काम आए या जीरो रेटेड सप्लाई में काम आए, ले लो क्रेडिट। अब जो बच गया वो क्या है? कॉमन क्रेडिट। अब वो कॉमन क्रेडिट मान लो था कितना, 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए था। अब सर क्या करेंगे हम, वो जो कॉमन क्रेडिट था वो भी पूरा अवेल कर लो फर्स्ट मंथ में, यस पूरा अवेल कर लो क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर उसको डिवाइड बाय 60 मंथ करेंगे, कितना करेंगे? डिवाइड बाय 60 मंथ, क्योंकि यूजफुल लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स मानिए गवर्नमेंट ने कितना, 5 साल, 60 मंथ, 60 लाख डिवाइड बाय 60 मंथ आ गया 1 लाख रुपए पर मंथ। अब सर क्या करेंगे, इस 1 लाख को एवरी मंथ ड्यूरिंग द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स क्या करेंगे, ई अपॉन एफ, एग्जाम टर्नओवर पर्टिकुलर मंथ का डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। ये 60 मंथ तक हम कैलकुलेशन करेंगे और जितना भी अमाउंट ऐसे प्रोपोर्शनेट आएगा वो हर महीने हम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देंगे अलोंग विद इंटरेस्ट। ओके, तो सर इंटरेस्ट पे भी ध्यान मत दीजिएगा बहुत ज्यादा। तो सर एवरी मंथ एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय जो 1 लाख का आपका कॉमन क्रेडिट आ रहा था डिवाइड बाय 60 करने के बाद। क्लियर सर? इससे हम क्या करेंगे, एवरी मंथ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में अमाउंट ऐड करते जाएंगे सर, वो क्रेडिट का जो हमारा अपोर्शन हुआ टुवर्ड्स एग्जाम सप्लाई। ओके सर अब सर बात आती है क्या, ये कैलकुलेशन कब तक चलेगी, 60 मंथ तक चलेगी, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स के लिए। ओके डन। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ईयर एंड के बाद कोई एनुअल टर्नओवर को लेके वापस है रिकैलकुलेशन नहीं करना होता है। अच्छा, टर्नओवर के रिगार्डिंग जो स्पेशल पॉइंट थे वो जो हमने वहां बात करी रूल नंबर 42 में, वही यहाँ कॉमन बात है बेटा। प्लस यहाँ पे 2-3 बातें हो रहे हैं। अगर मान लो कोई कैपिटल गुड्स था जो एक्सक्लूसिवली पहले एग्जाम सप्लाई में काम आ रहा था और अब उसको टैक्सेबल सप्लाई में यूज ले रहे हो तो क्या करने का, तो ऐसे केस में बोल दिया है कि अगर कोई कैपिटल गुड्स पहले केवल एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई में काम आ रहा था, आपने क्रेडिट नहीं लिया होगा, अब वो टैक्सेबल में काम आ रहा है, तो एक काम करो, जितना आपने उस पर जीएसटी पे किया था माइनस करो 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस करिए, रिमेनिंग अमाउंट जो होगा वो पूरा क्रेडिट ले लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड केस, अगर कोई कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई में काम आ रहा था और बाद में वो कॉमन सप्लाई में काम आ रहा है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, सर सिंस वो एक्सक्लूसिवली एग्जाम में काम आया था, आपने क्रेडिट नहीं लिया होगा, अब कॉमन में काम आ रहा है, क्रेडिट लेना है, तो क्या करेंगे
एक बार हम जितना भी जीएसटी पे किया था, मान लो 10 लाख रुपए जीएसटी पे किया, पूरा 10 लाख का 10 लाख क्रेडिट अवेल कर लो और उसको कॉमन क्रेडिट में ऐड कर दो, पूरा 10 लाख। फिर सर जितने टाइम आपने एग्जाम सप्लाई में यूज किया उसके लिए 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर कैलकुलेट करो और उतना अमाउंट जो आया है सर उसको उसी मंथ के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दो। अच्छा, आपने जो पूरा जो जीएसटी पे किया था ओरिजिनली वो पूरा आपने कॉमन क्रेडिट में ऐड किया है, अब उसको डिवाइड बाय 60 मंथ करेंगे और ड्यूरिंग द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स वो डिवाइड बाय 60 मंथ ओके ई अपॉन एफ होता रहेगा बेटा। अच्छा ध्यान रखना, यूजफुल लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स होती है 60 मंथ, कब से? जब ओरिजिनली परचेज किया था तब से, जब उसका 60 मंथ खत्म होंगे तब तक के लिए बेटा। क्लियर? तो जितने टाइम वो एग्जाम में काम आया उसका एक तरह से आपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में वैसे भी क्रेडिट रिवर्स कर दिया एक तरह से। क्लियर? और आपने नेट क्रेडिट लिए एक तरह से। क्लियर? वो तो क्या हो जाएगा आपका डिवाइड बाय 60 मंथ करने के लिए कैलकुलेशन सही होगी, इसलिए एक बार पूरा क्रेडिट अवेल करवाया, उसको कॉमन क्रेडिट में ऐड करवाया, डिवाइड बाय 60 मंथ करवाया और फिर ई अपॉन एफ करवाया बेटा ड्यूरिंग द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स। ओके सर, नेक्स्ट थर्ड केस, अगर कोई कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई में काम आ रहा था और बाद में आप उसको कॉमन सप्लाई में काम लेने लगे, टैक्सेबल और एग्जाम दोनों के लिए, तो जब टैक्सेबल में काम ले रहे थे आपने पूरा क्रेडिट लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब आप उसको कॉमन यूज में ले रहे हो तो क्या करने का, मान लो उसके परचेज पे आपने ओरिजिनली 10 लाख रुपए टैक्स पे किया था तो पूरा 10 लाख का 10 लाख आप कॉमन क्रेडिट में शिफ्ट कर दीजिए बेटा। अब कॉमन क्रेडिट में अगर आपने शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा बेटा इससे? सर वो कॉमन क्रेडिट में हो गया है, डिवाइड बाय 60 मंथ हो जाएगा और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, मान लो 2 साल ऑलरेडी आप टैक्स में काम ले चुके हो तो रिमेनिंग 3 साल जो होंगे ना बेटा वो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के लिए वो ई अपॉन एफ प्रोपोर्शन होता रहेगा बेटा। क्लियर? नेक्स्ट, अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए और बाद में वो काम आ रहा है किसके लिए? केवल एग्जाम के लिए, तो क्या करने का? क्रेडिट तो ऑलरेडी ले चुके, 5% पर क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस करना, रिमेनिंग क्रेडिट पूरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर देना। सर केस नंबर 5, अगर कोई कैपिटल गुड्स पहले केवल और केवल काम आ रहा था, पहले काम आ रहा था किसके लिए? कॉमन यूज में, टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम सप्लाई में काम आ रहा था तो आपने पूरा क्रेडिट ले लिया होगा। अब मान लो वो केवल और केवल किस में काम आ रहा है? टैक्सेबल सप्लाई में काम आ रहा है, तो क्या करने का बेटा? कॉमन क्रेडिट में ऐड किया था, डिवाइड बाय 60 मंथ किया था, ई अपॉन एफ चालू कर दिया था, अब ई अपॉन एफ करना बंद कर दे। क्लियर? जितने टाइम कॉमन काम आया उतना प्रोपोर्शन रिवर्स हो चुका है, अब आगे रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। सर लास्ट केस, अगर कोई कैपिटल गुड्स कॉमन काम आ रहा था टैक्सेबल और एग्जाम दोनों के लिए, आपने क्रेडिट लिया था, डिवाइड बाय 60 मंथ किया होगा, ई अपॉन एफ चालू कर दिया होगा, अब वो कैपिटल गुड्स केवल और केवल एग्जाम सप्लाई में काम आ रहा है तो क्या करने का? 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर कैलकुलेट करो, रिमेनिंग अमाउंट जो बचा वो क्या कर दो एक साथ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दो और वो कैपिटल गुड्स का ई अपॉन एफ होना बंद हो जाएगा क्योंकि वो पूरा पूरा क्रेडिट रिमेनिंग क्रेडिट क्या हो गया? रिवर्स। ओके डन, ये आपका पूरा रूल नंबर 43 खत्म होता है। अब भारत माता की जय। आई होप पूरा पॉइंट समझ में आया आपको बेटा। ये क्लियर माहौल है सर। रूल नंबर 42 एंड रूल नंबर 43। ओके सरकार, अब बात कर रहे हैं बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी। सर उनके लिए स्पेशल प्रोविजन दे दिया और सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 ने सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 4 ने बोल दिया कि बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी के लिए स्पेशल प्रोविजन है। स्पेशल प्रोविजन ये है कि वो चाहे तो जैसा हमने नॉर्मल अभी रूल नंबर 42 43 फॉलो पढ़ा हमने वो फॉलो करे या फिर डायरेक्टली वो 50% वाला फॉर्मूला फॉलो कर ले। 50% वाला फॉर्मूला क्या कहता है? रूल नंबर 38 के अकॉर्डिंग ये कहता है कि जितना भी इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स आपने परचेज किया सारा क्रेडिट लो और फिर उसका 50% हर महीने रिवर्स कर दो। आपको ये पूरा रूल नंबर 42 43 का कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। पर हाँ 2-3 पॉइंट ध्यान रखना। फर्स्ट, अगर कोई परचेज सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 में कवर है तो उसका तो बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। सेकंड, अगर कोई इनपुट सर्विस है कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस लिखा हमारा है, हटा देना, उसका क्रेडिट मत लेना बेटा। प्लस सर अगर कोई इनवर्ट सप्लाई आपने आपके डिस्टिंक्ट पर्सन से जिसका सेम पेन नंबर था बेटा उससे अगर आपने लिए तो उसका हम 100% क्रेडिट देंगे, उसका 50% रिवर्स मत करना। क्लियर? तो सर क्या करने का? टोटल क्रेडिट माइनस 17.5 वाले क्रेडिट माइनस एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस वाली क्रेडिट और सर माइनस कर देना क्या? अगर कोई डिस्टिंक्ट पर्सन से कोई सर्विस रिसीव हुई है तो वो भी माइनस कर देना क्योंकि उसका 100% मिलने वाला। तो रिमेनिंग जो बचा है सर वो पूरा एक बार अवेल करना और फिर उसका 50% क्या कर देना? रिवर्स। और डिस्टिंक्ट पर्सन से जो सर्विस रिसीव हुई है उसका 100% अवेल कर लेना। क्लियर? डन। भारत माता की जय। और अगर आपने ये ऑप्शन लिया है तो मिड ऑफ द फाइनेंशियल में आप ये चेंज नहीं कर पाएंगे। ये पूरा सेक्शन नंबर 17 खत्म होता है। अब अलॉन्ग विद रूल नंबर 42 रूल नंबर 43 एंड भारत माता की जय रूल नंबर 38। सर जोर से बोलो 10 का क्रेडिट क्यों मिला? माहौल सरकार। अब आगे हम सेक्शन नंबर 18 में स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में क्रेडिट का क्या होता है। सर मैं बताता हूं आपको, ये रहा मेरा जो लेक्चर में मैंने आपको समझाया इस तरह से ही, ये रहा भाई, ये रहा। अच्छा ध्यान रखना, सेक्शन नंबर 18। सर ये केस कौन से? अगर आपके आउटपुट गुड्स आउटपुट सर्विस क्या थे? एग्जाम थे, नॉन टैक्सेबल थे, अब क्या हो गए? टैक्सेबल हो गए। तो ऐसे केस में क्या करने का बेटा? तो सर वो सारे केस यहाँ पे दे रखे। सॉरी सर अगर आपका आउटपुट गुड्स आउटपुट सर्विस क्या था? एग्जाम था, तो आपने जो भी परचेज किया होगा इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स किसका भी क्रेडिट नहीं मिला होगा। पर अगर मान लो एग्जामिशन विड्रॉ हो गया, नाउ योर गुड्स और सर्विस बिकेम
टैक्सेबल, तो ऐसे केस में जितना भी इनपुट स्टॉक में होगा उसका क्रेडिट मिल जाएगा, जितना भी कैपिटल गुड्स स्टॉक में होगा उसका 5% पर क्वार्टर पार्ट ऑफ द क्वार्टर क्रेडिट रिवर्स लेस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट आपको क्रेडिट मिल जाएगा। और जो ऑलरेडी परचेस करी हुई इनपुट सर्विस है उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। अच्छा, इनपुट या कैपिटल गुड्स जिसका भी आप क्रेडिट ले रहे हो, ध्यान रखना वो लास्ट 1 साल से ही 1 साल के अंदर परचेज किए होने चाहिए। उनका परचेज इनवॉइस शुड बी ऑफ लास्ट 1 ईयर ओनली। अच्छा, ये 1 साल की रेस्ट्रिक्शन सेक्शन नंबर 17 जो भी हमने पढ़ा उसमें अप्लाई नहीं होती है। जो रूल नंबर 43 हमने पढ़ा कि आपके जो गुड्स थे कैपिटल गुड्स पहले एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई में काम आ रहे थे, फिर वो कॉमन सप्लाई में काम आ रहे हैं, तो भले 3 साल बाद काम आ रहा है, आप 5% पर आप पूरा क्रेडिट ले सकते हो सर रूल नंबर 43 के केस में। यहां पर 1 साल का रजिस्ट्रेशन अप्लाई होता है सेक्शन नंबर 18 के केस में, अगर आपके गुड्स एग्जाम थे टैक्सेबल हो गए या वाइस वर्सा। ओके, तो सर यहाँ पे इनपुट हो या कैपिटल गुड्स इसका क्रेडिट अगर आप अवेल कर रहे हो तो लास्ट 1 साल में जो परचेज किया उसी का क्रेडिट मिलेगा, उसके बाद क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके सर, अभी गुड्स टैक्सेबल है, जो भी नया परचेज करोगे सबका क्रेडिट मिलेगा। अभी आपके गुड्स वापस क्या हो गए, एग्जाम्प्ट हो गए, गुड्स या सर्विस प्रोविजन से में, आउटपुट गुड्स हो आउटपुट सर्विस हो प्रोविजन से में। ओके, अगर आपके आउटपुट गुड्स या आउटपुट सर्विस क्या हो गए, एग्जाम्प्ट हो गए, तो सर अब जितना भी इनपुट स्टॉक में होगा उसका क्रेडिट रिवर्स, जितना भी कैपिटल गुड्स स्टॉक में होगा उसका डिवाइड बाय 60 मंथ इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स इन द कंप्लीट मंथ। मतलब मान लो किसी कैपिटल गुड्स का लाइफ था कितना सर, 60 मंथ होता है बेटा लाइफ, और 24 मंथ 5 डेज ऑलरेडी हो चुके उसको परचेज किए हुए, तो सर इसका मतलब 25 महीने हो गए हैं। कंप्लीट मंथ कितने बचे बेटा, 35 मंथ कंप्लीट बचे हैं। तो आईटीसी जितना अवेल किया था डिवाइड बाय 60 मंथ इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स इन कंप्लीट मंथ आउट ऑफ 60 मंथ, मतलब 35 मंथ। क्लियर, इतना आईटीसी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर, अगर आपके गुड्स क्या हो गए, एग्जाम्प्ट हो गए, तो जितना भी इनपुट स्टॉक में है क्रेडिट रिवर्स, जितना भी कैपिटल गुड्स स्टॉक में है उसका इस तरह से प्रोपोर्शन कैलकुलेशन करके रिवर्स, एनी रिमेनिंग बैलेंस इफ एनी ऑफ आईटीसी विल लैप्स। क्लियर, अब आपके गुड्स एग्जाम्प्ट हो गए, जो भी नया परचेज करोगे कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर, अच्छा इनपुट का जो स्टॉक होता है भले रॉ मटेरियल फॉर्म में हो, डब्ल्यूआईपी फॉर्म में हो या फिनिश गुड्स फॉर्म में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्रेडिट लेना तो लेना है, रिवर्स करना तो रिवर्स करना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, क्रेडिट अवेल करते वक्त ध्यान रखना लास्ट 1 साल का ही होना चाहिए, भले इनपुट हो या कैपिटल गुड्स हो। क्लियर, माहौल सरकार अब बात करते हैं एसएससी कंपोजिशन स्कीम ले रखी है उसने। अगर एसएससी ने क्या ले रखा है बेटा, कंपोजिशन स्कीम ले रखी है, तो उसने जो भी परचेज किया कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। अच्छा, प्रोविजन से में अब वो कंपोजिशन से बाहर निकल गया। अगर एसएससी कंपोजिशन से बाहर निकल गया तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, सर जितना भी इनपुट स्टॉक में होगा, जितना भी कैपिटल गुड स्टॉक में होगा उसका क्रेडिट मिल जाएगा। सॉरी, जितना भी इनपुट स्टॉक में क्रेडिट मिल जाएगा, जितना भी कैपिटल गुड स्टॉक में 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर क्रेडिट लेस करेगा, रिमेनिंग क्रेडिट मिल जाएगा। पर लास्ट 1 साल का अंदर का परचेज क्या होना चाहिए, इनपुट हो या कैपिटल गुड्स हो, और जो भी ऑलरेडी परचेज करी हुई इनपुट सर्विस है उसका कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर आप अब कंपोजिशन स्कीम में नहीं हो, नॉर्मल एसएससी हो, जो भी परचेज करोगे सारा क्रेडिट मिलेगा। अब वापस आप कंपोजिशन में आ जाते हो मान लो, तो ऐसे केस में जितना भी इनपुट स्टॉक में है क्रेडिट रिवर्स, जितना भी कैपिटल गुड स्टॉक में है उसका जितना भी आईटीसी लिया था आपने डिवाइड बाय 60 मंथ इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स इन कंप्लीट मंथ। क्लियर, इतना हम रिवर्स करेंगे, उसके बाद भी कोई आईटीसी बैलेंस बच गया तो इट विल लैप्स। क्लियर, पक्का, भारत माता की जय। तो सर जो हमने एग्जाम तो टैक्सेबल के लिए पढ़ा था वही कंपोजिशन स्कीम के लिए प्रोविजंस थे इसके अंदर। ओके अब नेक्स्ट केस आ रहा है, एसएससी जीएसटी में रजिस्टर्ड था, रजिस्ट्रेशन सरेंडर करा दिया, या रजिस्टर्ड नहीं था और उसने रजिस्ट्रेशन कराया, तो क्या होगा। अगर एसएससी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं था तो जो भी उसने परचेज किया होगा इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स, ऑब्वियसली कोई क्रेडिट नहीं मिला होगा, क्योंकि सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 1 ने बोला था क्या, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन कैन क्लेम द क्रेडिट। अब मान लो एसएससी ने क्या करा दिया, रजिस्ट्रेशन करा दिया। ध्यान रखना सर, भले ही उसके गुड्स टैक्सेबल हो गए थे, सर्विसेज टैक्सेबल हो गई इसलिए रजिस्ट्रेशन कराया है, या उसका टर्नओवर लिमिट क्रॉस हो गया या किसी भी वजह से, या वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया, उसने रजिस्ट्रेशन अगर अब कराया है तो जितना भी इनपुट स्टॉक में होगा उसको क्रेडिट मिल जाएगा। पर जो ऑलरेडी कैपिटल गुड्स परचेज कर चुका है, ऑलरेडी जो कैपिटल गुड्स परचेज कर चुका है, अब उसका कुछ भी नहीं होगा। मतलब एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो जीएसटी में तो उस कैपिटल गुड्स का क्रेडिट आपको बाद में कभी भी नहीं मिलने वाला है। अच्छा, ऑलरेडी जो परचेज की हुई इनपुट सर्विस है उसका तो वैसे भी कुछ भी नहीं होता है। क्लियर, अब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो जो भी परचेज कर रहे हो सबका क्रेडिट मिलेगा। अब आपने मान लो क्या हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, किसी भी कारण से आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ऐसे केस में क्या होगा, जितना भी इनपुट, ध्यान रखिए पहली बात तो ये सर, शेड्यूल 2 पैरा 4 क्लोज बी क्या बोलता है, इफ अ पर्सन सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, तो अगर वो रजिस्ट्रेशन उसका कैंसिल हो जाता है तो सारे गुड्स मान लेते हैं उसने खुद ने खुद को सप्लाई कर दिए। इसलिए जितना भी इनपुट स्टॉक में होगा, भले रॉ मटेरियल कंडीशन में हो, डब्ल्यूआईपी कंडीशन में हो या फिनिश गुड्स कंडीशन में हो, वो सब मान लेंगे उसने सप्लाई कर दिया, तो उसके परचेज पे जितना भी जीएसटी पे किया था वो। क्लियर, सेकंड कैपिटल गुड्स जितना भी परचेज किया था उस पर जितना भी कैपिटल गुड्स के परचेज पे जितना भी उसने आईटीसी लिया था डिवाइड बाय 60 मंथ इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन कंप्लीट मंथ, उससे जो अमाउंट आएगा वो, या फिर जीएसटी पेएबल ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सच गुड्स सोल्ड, क्योंकि गुड्स को सेल मान लिया, सप्लाई मान लिया है, अब इसके ट्रांजैक्शन वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू मतलब ओपन मार्केट वैल्यू जो होगा
उन सारी गुड्स जितने भी असेट्स उसके पास पड़े हैं जिस पे उसने आईटीसी लिया है प्लस कैपिटल गुड्स, उन सब का जो ओपन मार्केट वैल्यू होगा उस पर जो जीएसटी बनता है वो और ये आईटीसी को हम कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर जो होगा उतना आपको पे करना पड़ेगा, और उसके बाद भी अगर कोई आईटीसी बैलेंस बचता है तो इट विल लैप्स। क्लियर, डन। अच्छा, दो बातें और है रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन। एसएससी रजिस्टर्ड नहीं था, एसएससी रजिस्टर्ड नहीं था, अब उसने रजिस्ट्रेशन कराया तो क्यों कराया? सर क्या वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन था या उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया? क्लियर, अगर वो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराता है तो जिस दिन ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है वो दिन होता है इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और उस दिन जितना इनपुट स्टॉक में होगा उसका उसको क्रेडिट मिलेगा जो लास्ट एक साल में उसने परचेज किया होगा। सेकंड, अगर वो लायबल टू रजिस्टर था, अगर वो लायबल टू रजिस्टर था और उसने विद इन 30 डेज, जिस दिन लायबिलिटी है उसके 30 दिन के अंदर अगर उसने अप्लाई कर दिया फॉर रजिस्ट्रेशन, तो सर जिस दिन वो लायबल टू रजिस्टर था वो दिन माना जाता है उसका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसलिए उस दिन, जैसे मान लो 14 फेब को ही बिकम लायबल टू रजिस्टर, तो 13 फरवरी को जो क्लोजिंग स्टॉक होगा इनपुट का उन सबका उसको क्रेडिट मिलने वाला है। पर अगर उसने 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया था, वो लायबल टू रजिस्टर था, तो ऐसे केस में मान लो 14 फेब को लायबिलिटी आई और वैलेंटाइन डे था, बेटा पागल हो गया आदमी, सर 1 अप्रैल को याद आया रजिस्ट्रेशन करवाना है, 3 अप्रैल को उसने अप्लाई किया, 4 और सर 10 अप्रैल को मान लो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, तो 10 अप्रैल ही इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। पर ऐसे केस में 9 अप्रैल की जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसी का उसको क्रेडिट मिलेगा, जबकि 14 फेब से लेकर 9 अप्रैल तक जितना भी उसने सप्लाई कर दिया उन सब पे जीएसटी भी पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अलॉन्ग विद पेनल्टी, पर उसका जो स्टॉक जो सेल हो चुका है उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्लियर माहौल? अच्छा, अब ये सब जो हमने बातें पढ़ी रूल नंबर ये सेक्शन 18 में, उनके फॉर्म्स कौन कौन से, इन सारे केसेस में जहां जहां आपको आईटीसी अवेल करना होता है सर, तो आपको स्टॉक का डिटेल फर्निश करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को इन फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 01। सर स्टॉक का डिटेल देना पड़ेगा विद इन 30 डेज टू अवेल द आईटीसी। क्लियर, जिस दिन वो इवेंट हुआ जिसकी वजह से आप क्रेडिट ले पा रहे हो, क्लियर, उसके 30 दिन के अंदर आपको स्टॉक डिटेल देना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 01। और हाँ ध्यान रखिएगा, अगर जो आप आईटीसी क्लेम करो उसका अमाउंट इज मोर देन ₹2 लाख, तो ऐसे केस में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करवाना पड़ेगा। क्लियर। सेकंड केस, जब आईटीसी रिवर्सल की बात आई थी इन सारे केसेस में, तो फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 03 इज द फॉर्म नंबर जिसके थ्रू आपको स्टॉक डिटेल देना पड़ेगा, और वहां पे जीएसटी 3 फाइल करने का टाइम कितना है बेटा? 60 डेज का टाइम है। सरकार कितना है बेटा? 60 डेज का टाइम है। इसके अंदर आप जीएसटी आईटीसी 03 फाइल करके स्टॉक डिटेल दे सकते हो बेटा आप। क्लियर। प्लस ध्यान रखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, रूल नंबर 41, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा क्रेडिट पड़ा है क्या मैं आपको ट्रांसफर कर सकता हूं? जिंदगी में कभी नहीं। पर हाँ, अमलगमेशन हो गया, मर्जर हो गया, टेक ओवर हो गया, सेल ऑफ बिजनेस हो गया, तो ऐसे केस में एज ए गोइंग कंसर्न अगर मेरा बिजनेस किसने कंटिन्यू किया है, तो सर उन्होंने नया रजिस्ट्रेशन लिया होगा, मैं अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर करूंगा, मैं अपना क्रेडिट वहां पे ट्रांसफर करूंगा। या फिर कभी मान लो डीमर्जर हो गया, ए बी लिमिटेड थी, अब ए लिमिटेड अलग, बी लिमिटेड अलग, तो ऐसे केस में सर 2 नए रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएंगे, तो ऐसे केस में क्रेडिट भी पास ऑन करनी पड़ेगी बच्चों। तो सर कैसे पास ऑन होगी, कितना पास ऑन होगा? रूल नंबर 41 कहता है यस अलाउड है। फॉर्म जो क्रेडिट ट्रांसफर कर रहा है वो फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02 फिल करेगा, प्लस एक सीए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट भी अटैच करेगा, और जितना आईटीसी पास ऑन करना है उसमें लिखेगा और रीजन लिखेगा और आईटीसी पास ऑन हो जाएगा। क्लियर। पर हाँ ध्यान रखिएगा, कभी भी डीमर्जर अगर होता है, कभी भी डीमर्जर अगर होता है, तो डीमर्जर केस में सर किस रेशियो में आईटीसी पास ऑन होगा? वैल्यू ऑफ असेट्स हेल्ड, जितने वैल्यू ऑफ असेट्स आपने हेल्ड किए हुए एट द टाइम ऑफ डीमर्जर। क्लियर। सर अपॉइंटेड डेट जो होती है इस पर कंपनीज एक्ट, डेट ऑफ अपॉइंटेड डेट फॉर डीमर्जर, उस दिन जितना वैल्यू ऑफ असेट होगा। अच्छा, वैल्यू ऑफ असेट सारे असेट्स, भले उनका परचेज पे आपने आईटीसी लिया नहीं लिया उससे कंसर्न नहीं, तो हम रेशियो निकालने के लिए असेट ले रहे हैं, तो उन वैल्यू ऑफ असेट के बेस पर आईटीसी क्रेडिट पास ऑन हो जाएगा, आईटीसी डिवाइड हो जाएगा उन दोनों के अंदर बेटा। क्लियर। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, सर आपको फॉर्म नंबर आईटीसी 02 के थ्रू क्रेडिट पास ऑन करना है। सर्कुलर आया था, सर्कुलर बोलता है क्या, अगर मान लो कोई कंपनी है जिसका डीमर्जर हुआ है, उसकी एक ब्रांच महाराष्ट्र में है, एक ब्रांच राजस्थान में, एक ब्रांच जम्मू एंड कश्मीर में है, तो ऐसे केस में क्या ऑल इंडिया बेस पे जितने असेट्स है उनको एक साथ लेके फिर टर्नओवर देखना है? सर्कुलर ने बोला नहीं, ये स्टेट वाइज देखना है, डिस्टिंक्ट पर्सन वाइज वैल्यू ऑफ असेट्स को आपको डिवाइड करना है। सेकंड थिंग, फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02 उन्होंने स्टेट में ही फाइल करना जहां जहां पे ट्रांसफर और ट्रांसफर दोनों रजिस्टर्ड है। मतलब आपका बिजनेस मध्य प्रदेश के अंदर, चलो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डिवाइड ही नहीं हुआ, वहां पे अभी भी यूनिट एक ही है, तो वहां क्रेडिट पास ऑन करने की जरूरत ही नहीं है, वहां तो जीएसटी आईटीसी 02 एक ही फाइल होगा ही नहीं बेटा। क्लियर। वहां क्रेडिट पास ऑन करना ही नहीं आपको। ओके। थर्ड, सर फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02 जो आपको फाइल करना है, सर यहाँ पे स्टॉक का जो डिटेल होगा वो आपको पूरा देना पड़ेगा, प्लस आईटीसी कितना पास ऑन किया है वो रेशियो कौन सा होगा?
सर वैल्यू ऑफ असेट्स, कौन से असेट्स? सारे असेट, भले उनके परचेज पे आपने आईटीसी लिया या नहीं लिया। प्लस यहां आईटीसी जो डिवाइड करता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम टोटल ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईटीजीएसटी, इन तीनों को मर्ज कर देना, तीनों का जो टोटल अमाउंट आएगा उसको फिर प्रोपोर्शन डिवाइड कर देना, और तुम्हारी इच्छा हो उतना हेडिंग वाला क्रेडिट दूसरे को पास ऑन कर सकते हो। मतलब जरूरी नहीं कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी को इक्वली प्रोपोर्शन डिवाइड करना है। आप चाहे तो सर तीनों क्रेडिट को ऐड कर दिया, फिर प्रोपोर्शन करा, मान लो 20:80 रेशियो आया, तो 20% पास ऑन करना है, मान लो 20% होता 2 लाख रुपए, तो 2 लाख आप चाहो तो सीजीएसटी पूरा पूरा पास ऑन कर दो, एसजीएसटी पूरा पूरा पास ऑन कर दो, या आईजीएसटी पास ऑन कर दो, अगर उतना बैलेंस है तो। क्लियर? समझे मेरी बात? हेड वाइज डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब सर किस दिन का वैल्यू ऑफ असेट देखना है? अपॉइंटेड डेट ऑफ डीमर्जर जो होता है उस दिन का वैल्यू ऑफ असेट्स देखना है इन दी यूनिट्स जो डिवाइड हो रही है बेटा। सेकंड, सर आईटीसी बैलेंस किस दिन का देखना? जिस दिन आप फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02 फाइल कर रहे हो, उस दिन जितना आईटीसी बैलेंस होगा उस आईटीसी बैलेंस को सर यूज करना है टू डिवाइड इन द 2 यूनिट्स, और वो रेशियो क्या होगा? जो अपॉइंटेड डेट का वैल्यू ऑफ असेट्स था वो सब लेना है बेटा आपको। क्लियर? माहौल सरकार। अब रूल नंबर 41A कहता है क्या? ट्रांसफर ऑफ आईटीसी। मान लो महाराष्ट्र में मेरी 2 ब्रांच, एक मुंबई में, एक मुंबई में और एक और पुणे में। अब सर दोनों का रजिस्ट्रेशन मान लो एक ही था, अब मैं दोनों का रजिस्ट्रेशन अलग अलग करा रहा हूं, तो सर ऐसे केस में रूल नंबर 41A कहता है फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02A फाइल करके आप सर प्रोपोर्शनल क्रेडिट पास ऑन कर सकते हो जो नई यूनिट बन रही है उसको। क्लियर? अच्छा, रेशियो क्या होगा? वही वैल्यू ऑफ असेट्स, भले ही उनके परचेज में मैंने आईटीसी लिया नहीं लिया, दोनों यूनिट का जितना भी टोटल वैल्यू ऑफ असेट होगा उस रेशियो में मैं आईटीसी पास ऑन कर दूंगा थ्रू फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02A। अच्छा, फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 02 या 2 है जो भी है, ये ट्रांसफर फाइल करेगा, और रेसिपेंट जो यूनिट होगी वो क्या करेगा? अपने जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करके उसको एक्सेप्ट करेगा, सारा क्रेडिट उधर पास ऑन हो जाएगा। भारत माता की जय। ये आपका रूल नंबर 41 भी खत्म होता है। अब 41A नेक्स्ट, हाउ आईटीसी यूटिलाइज। सरकार सबसे पहली बात, आईजीएसटी का आईटीसी इज अ कॉमन आईटीसी जो आईजीएसटी के लिए भी काम आ सकता है, सी के लिए भी काम आएगा और एस के लिए भी काम आएगा। ओके सरकार, सबसे पहली बात कैसे यूज करना है इन सबको? सबसे पहली बात सर, आईजीएसटी का आईटीसी, आईजीएसटी का आईटीसी सबसे पहले कंज्यूम करना है। आईजीएसटी का आईटीसी सबसे पहले कंज्यूम करना, पर किस ऑर्डर में करना है? आईजीएसटी का आईटीसी विल बी यूज्ड फर्स्टली फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी, और उसके बाद अगर बच गया तो सीजीएसटी और एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन आईटीसी कैन बी यूज्ड। देन आईजीएसटी आईटीसी पूरा कंज्यूम हो जाए, उसके बाद सीजीएसटी का आईटीसी अगर आपके पास है तो सीजीएसटी का आईटीसी पहले सीजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा, उसके बाद आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने में काम आएगा, पर एसजीएसटी में काम नहीं आएगा। सेम इज द केस विद द एसजीएसटी। एसजीएसटी आईटीसी अगर आपके पास है तो एसजीएसटी लायबिलिटी के लिए पहले वो काम आएगा, फिर आईजीएसटी लायबिलिटी के लिए काम आएगा, पर सीजीएसटी में कभी भी काम नहीं आएगा। एंड सेम इज द केस विद द यूटीजीएसटी। क्लियर? प्लस एक बात और है बेटा जो आपको ध्यान रखना चाहिए, लायबिलिटी पे करने का भी एक ऑर्डर दे रखा है फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी। फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ आईजीएसटी सबसे पहले आईजीएसटी का आईटीसी यूज करेंगे, उसके बाद सीजीएसटी का आईटीसी यूज करेंगे, और उसके बाद एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का आईटीसी यूज आएगा। क्लियर? मैं बात कर रहा हूं लायबिलिटी की, आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए पहले आईजीएसटी का आईटीसी, उसके बाद सीजीएसटी का आईटीसी, और उसके बाद बच गया तो उसके बाद लायबिलिटी अगर बच गई तो एसजीएसटी की आईटीसी काम आएगी। अच्छा, सीजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए फर्स्ट आईजीएसटी का आईटीसी और उसके बाद सीजीएसटी का आईटीसी। एसजीएसटी या यूटीजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के लिए फर्स्ट आईजीएसटी का आईटीसी, क्योंकि आईटीसी ऑफ आईजीएसटी सबसे पहले यूज करना है, और उसके बाद एसजीएसटी और यूटीजीएसटी का आईटीसी काम आएगा। क्लियर? डन। ये मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी हमने पूरी बात कर ली। आइए 2 प्रोविजन और बचे केवल, जॉब वर्कर और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। माहौल सरकार सेक्शन नंबर 19143 सेक्शन नंबर 143 एंड रूल नंबर 45 इज रिगार्डिंग जॉब वर्कर। अगर कोई भी इनपुट या सेमी फिनिश गुड्स या कोई भी गुड्स या कैपिटल गुड्स आपने जॉब वर्कर के भेजा है, आप भेज सकते हो विदाउट रिवर्सल ऑफ एनी क्रेडिट और विदाउट पेमेंट ऑफ एनी टैक्स अंडर द कवर ऑफ अ डिलीवरी चालान। अच्छा ध्यान रखना, कंडीशन क्या है? ये जिस दिन आपने जॉब वर्कर के गुड्स भेजा है उसके 1 साल के अंदर वो रिसीव बैक हो जाना चाहिए। अच्छा, आपके यहाँ से जब निकला है वहां से 1 साल, उसको रिसीव हुआ वहां से नहीं, आपके यहाँ से जब निकला वहां से 1 साल के अंदर रिसीव बैक हो जाना चाहिए। और अगर आपने कैपिटल गुड्स भेजा है तो वो 3 साल के अंदर आपको रिसीव बैक हो जाना चाहिए। पर अगर इतने टाइम में रिसीव नहीं हुआ तो ऐसे केस में जिस दिन आपने भेजा था उस दिन मान लेंगे कि वो सप्लाई हो गया है और उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, और उसको जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर करना पड़ेगा सप्लाई हो गया भाई। पर कमिश्नर के पास पावर है कि हैविंग रिगार्ड टू रीजनेबिलिटी ऑफ द केस वो अलाउ कर सकता है एक्स्ट्रा टाइम इन केस ऑफ इनपुट्स, 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम और दे सकता है, मतलब 1 ईयर प्लस 1 ईयर, और कैपिटल गुड्स के केस में 3 ईयर प्लस 2 ईयर, 2 साल का एक्स्ट्रा टाइम और दे सकता है कमिश्नर चाहे तो। अगर कोई गुड्स आपने जॉब वर्कर के भेजी और 3 साल या इनपुट के केस में 1 साल में नहीं आई तो। क्लियर? डन। तो सरकार सेकंड पॉइंट, अगर कोई इनपुट कैपिटल गुड्स या कोई भी गुड्स मैंने डायरेक्ट
किसी थर्ड पर्सन को बोला कि डायरेक्ट जॉब वर्कर भेज दो, तो भेज सकते हैं। जिस दिन जॉब वर्कर रिसीव हुआ तो मान लेंगे मेरे को रिसीव हो गया और उस दिन मेरे को आईटीसी मिल जाता है। पर जिस दिन उसको वहां पर रिसीव हुआ है वहां से 1 साल और 3 साल का टाइम लिमिट काउंट होगा उस केस में। ओके सर, अब मान लो जॉब वर्कर के यहाँ से दूसरे जॉब वर्कर के गया, दूसरे के ऐसे तीसरे से गया और फिर आगे से आगे जा रहा है और फिर मेरे पास आ रहा है, तो ऐसे केस में सब मिला के 1 साल या 3 साल का टाइम जो मैंने बताया है वो सब मिला के बेटा। सेकंड, वो जॉब वर्कर जब दूसरे जॉब वर्कर के यहाँ भेज रहा है वो चाहे तो खुद का नया डिलीवरी चालान इश्यू करे या मेरा जो डिलीवरी चालान था उसी में एंडोर्स करके वो गुड्स आगे भेज सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, मेरे को ये बोल दिया कि जॉब वर्कर के यहाँ जो मैंने गुड्स भेजा है, जब मैंने भेजा वापस जब आया उसका क्वार्टरली, अच्छा मेरे को पूरे रिकॉर्ड्स मेरे को मेंटेन करने है, प्लस क्वार्टरली 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक मेरे को एक स्टेटमेंट, एक रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा कि इतना गुड्स गया था जॉब वर्कर के यहाँ पे और इतना वापस आ गया है। क्लियर? ओके, अब सर 1-2 बातें और करता हूं, अच्छी बड़ी सुंदर सी बातें। अगर मैंने मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्चर्स या टूल्स भेजे जॉब वर्कर के यहाँ, तो ऐसे केस में ऑब्वियस सी बात है सर ये कंज्यूमेबल इन नेचर थे और जो कंज्यूम हो गया है वो वापस से नहीं आएगा, इसलिए सर इनको भेज सकते हो और वापस रिसीव होने का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि 1 साल या 3 साल में आना चाहिए। ओके डन। सर नेक्स्ट, अगर आपको कोई गुड्स जॉब वर्कर के यहीं से कस्टमर के बेचना हो तो आप बेच सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जॉब वर्कर से अगर सॉरी जॉब वर्कर के यहीं से अगर आपको कस्टमर को बेचना हो आप बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसे केस में जॉब वर्कर का प्लेस इस प्रिंसिपल को दिखाना पड़ेगा एज इज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, उसके सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर अमेंड करके उसका प्लेस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाना पड़ेगा। पर इसके 3 एक्सेप्शन है। फर्स्ट, अगर जॉब वर्कर खुद जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ऐसा एडिशनल प्लेस दिखाने की जरूरत नहीं है। सेकंड, कुछ कैटेगरी ऑफ सप्लाईज को गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकता है, नोटिफाई अगर कर दिया तो ऐसे केस में उन गुड्स के रेस्पेक्ट में प्रिंसिपल को वो जॉब वर्कर का प्लेस एडिशनल प्लेस दिखाने की जरूरत नहीं है। और थर्ड, अगर जॉब वर्कर के यहाँ से आप जॉब वर्कर के यहाँ पे कुछ वेस्ट और स्क्रैप प्रोड्यूस हुआ है और वेस्ट और स्क्रैप आप डायरेक्ट जॉब वर्कर के यहाँ से कस्टमर को बेच रहे हो, कचरा है आपने यहाँ क्यों मंगाना बेटा, तो ऐसे केस में जॉब वर्कर डायरेक्ट वो बेच सकता है और उस पर जो जीएसटी लायबिलिटी आती है वो जीएसटी लायबिलिटी अगर जीएसटी में जॉब वर्कर खुद रजिस्टर्ड है तो वो खुद टैक्स पे कर देगा, वो रजिस्टर्ड नहीं तो मैं टैक्स पे कर दूंगा, पर मेरे को वो प्लेस एडिशनल प्लेस दिखाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ये जॉब वर्कर रिगार्डिंग सारी बातें खत्म होती है। अब क्लियर बच्चों? माहौल, सरकार, डन। अच्छा एक बात और सर, एक हमारा सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6 का रिवीजन पेंडिंग है, एक बार मैं चलो सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6 पढ़ा देता हूं मैं। क्लियर? ये जॉब वर्कर क्लियर है, माहौल, सरकार आईएसडी पढ़ने से पहले सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6, सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन 6 बोलता है अगर कोई कैपिटल गुड्स या प्लांट और मशीनरी आपने परचेज किया, परचेज पे क्रेडिट लिया, क्लियर, और थोड़ा टाइम बाद यूज किया और उसको आपने बेच दिया, तो सर उसका क्या? तो ऐसे केस में जब उस कैपिटल गुड्स को आप बेचोगे तो पहली बात तो ये यूज करके बेचो या विदाउट यूज बेचो, कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोविजन सेम है। वर्किंग कंडीशन बेचो या एज ए स्क्रैप बेचो, कोई प्रोविजन में चेंज नहीं है, प्रोविजन विल रिमेन सेम। ओके, सुनिएगा ध्यान से। अगर कोई भी कैपिटल गुड्स या प्लांट और मशीनरी आपने परचेज किया और उसके बाद थोड़ा टाइम बाद आपने उसको बेच दिया, तो बेचने पर कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? तो सर उस कैपिटल गुड्स के परचेज पे आपने कितना आईटीसी क्लेम किया था, क्लियर, माइनस उस आईटीसी को क्या करेंगे 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर। अच्छा, क्वार्टर पूरे जीएसटी एक्ट में ध्यान रखिएगा। क्वार्टर का मतलब क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्लियर? क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, एक भी दिन हुआ तो पूरा क्वार्टर काउंट होगा बेटा। तो सर 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस करना, रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा जितना आईटीसी क्लेम किया आपने वो माइनस 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर जितना आपने कैलकुलेट किया वो जो अमाउंट आया वो, या फिर जब आप कैपिटल गुड्स को बेच रहे हो जितने में बेच रहे हो उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जो जीएसटी बनता है वो विच एवर इज हायर, इतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। भारत माता की जय। पर अगर आपने कोई मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्चर्स या रिफैक्टरी ब्रिक्स एज ए स्क्रैप बेची है, एज अ स्क्रैप अगर आप बेची है तो ऐसे केस में डायरेक्टली उसके ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जो जीएसटी बनता है वो पे कर देना। आपको 5% पर क्वार्टर वाला कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोल्ड्स, डाइस वगैरह की लाइफ 5 साल नहीं होती, लूट जाएंगे नहीं तो यहाँ पे। क्लियर? ओके, आइए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सेक्शन नंबर 20, 21 एंड रूल नंबर 39 आईएसडी। सर मेरी 4 फैक्ट्री है, कहाँ? एक महाराष्ट्र, एक मध्य प्रदेश, एक दिल्ली और एक राजस्थान। पर मेरा हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई नरीमन पॉइंट, महाराष्ट्र। ओके सर, मान लो मैंने मुंबई नरीमन पॉइंट वाला जो ऑफिस है उसको मैंने रजिस्ट्रेशन करा दिया एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, दैट इज माय कॉर्पोरेट ऑफिस मान लो। अब सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इज एन ऑफिस ऑफ द सप्लायर, जहां पर इनवॉइसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट सर्विसेज आर रिसीव्ड एंड पेमेंट देयरफ्रॉम इज मेड देयरफॉर। हाँ है ना बच्चों? और सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर सकता है? वहां से क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है इनपुट सर्विसेज की। अब सर मान लो आपने मेरे को कंसल्टेंट सर्विस दी, आईएसडी के नाम पे बिल बनेगा। क्लियर? सर आप जीएसटीआर 1 सबमिट करेंगे, मेरा जीएसटीआर 6A में आएगा, क्योंकि आईएसडी को जीएसटीआर 6 सबमिट करना पड़ता है, उसके 6A में आएगा, वो क्रेडिट अवेल करेगा। अब वो क्रेडिट अवेल करके क्या कर सकता है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अपने
सर अपनी यूनिट्स को क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है हैविंग द सेम पेन नंबर। ओके, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कितना होता है वो बता रहा हूं मैं आपको। अगर कोई सर्विस मान लो एक्सक्लूसिवली फैक्ट्री नंबर 1 में काम आई तो फैक्ट्री नंबर 1 में ही क्रेडिट पास होगा। कोई सर्विस केवल फैक्ट्री नंबर 3 में काम है तो 3 में ही क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, कोई सर्विस अगर कॉमन काम आई चारों फैक्ट्री में 1 2 3 4 तो चारों में कॉमन डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्रेडिट प्रोपोर्शन होगा। प्रोपोर्शन कैसे करेंगे बात करते हैं हम, टर्नओवर के बेस पे होगा। सर कोई सर्विस अगर फैक्ट्री नंबर 2 3 और 4 में काम आई तो 2 3 और 4 में ही क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रोपोर्शनेट टर्नओवर के बेस पर। ओके, अब सर किस रेशियो में प्रोपोर्शन होता है। अगर कोई सर्विस कॉमनली काम आई मोर देन 1 यूनिट में तो सर जिन जिन यूनिट में काम आई उनका टर्नओवर हम लेते हैं। टर्नओवर कौन सा, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो एनुअल टर्नओवर है इनका, टोटल टर्नओवर इन द स्टेट, वो हम लेंगे और उस रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे सर क्रेडिट जो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। पर मान लो किसी पर्टिकुलर यूनिट का टर्नओवर अवेलेबल नहीं है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का, तो ऐसे केस में लास्ट क्वार्टर का हम टर्नओवर ले लेंगे उन चारों यूनिट का जिसमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसके अकॉर्डिंग हम प्रोपोर्शन कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, अब सर क्रेडिट तो प्रोपोर्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा, पर सर कौन से फॉर्म में होगा, मतलब CGST, SGST, IGST क्या। अगर परचेज पर IGST लिखा हुआ है बिल पर तो क्रेडिट हमेशा IGST ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, भले ही रेसिपिएंट यूनिट जिसको आप क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो आपकी स्टेट में हो या किसी और स्टेट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड, अगर आपके परचेज बिल पर CGST और SGST लिखा हुआ है, जहां SGST बोल रहा हूं वहां UTGST भी बात एक ही है। अगर आपके परचेज बिल पर CGST और SGST लिखा हुआ है और क्रेडिट जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो सेम स्टेट में अगर आप कर रहे हो, जो यूनिट सेम स्टेट में उसको कर रहे हो तो CGST और SGST की फॉर्म में ही क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर क्रेडिट दूसरे स्टेट वाली यूनिट को आप ट्रांसफर कर रहे हो तो परचेज बिल पे भले ही CGST और SGST लिखा हुआ हो, हमेशा IGST की फॉर्म में ही क्रेडिट पास होता है बेटा। क्लियर, डन। तो इसको सिंपल आपको एग्जाम्स के अंदर अगर सोल्व करना तो क्या करेगा, अगर मान लो मेरा ISD महाराष्ट्र में और एक फैक्ट्री भी महाराष्ट्र में मान लो मेरी, तो महाराष्ट्र वाला जब आप कॉलम बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन का तो उसमें 3 कॉलम बनाना, CGST का, SGST का और IGST का, और बाकी की यूनिट जो अदर स्टेट में उनके लिए केवल एक ही कॉलम बनाना IGST का। तो इसमें एरर के चांस थोड़े से कम हो जाएंगे आपके। ओके, क्लियर माहौल। तो सर सेम स्टेट में जो यूनिट होती है उसको तो जो परचेज बिल पे लिखा है CGST, SGST, IGST वही जाएगा। अदर स्टेट में अगर आपकी ब्रांच है तो सर परचेज बिल पे कुछ भी टैक्स लिखा हुआ है वो हमेशा IGST की फॉर्म में ही क्रेडिट पास होगा। ओके सर, अगर मान लो कभी क्रेडिट आपने पास कर दी। अच्छा, एक बात और, टर्नओवर जो हम देख रहे हैं प्रीवियस फाइनेंशियल का, और टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल का अवेलेबल नहीं है तो प्रीवियस क्वार्टर का, इसमें भी ध्यान रखना वेट, CST, सेंट्रल एक्साइज और स्टेट एक्साइज टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके माहौल सरकार। अच्छा, अब आपने कभी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट कर दी, अब बाद में सप्लायर ने क्रेडिट नोट दे दिया आपको अब क्रेडिट नोट के बेस पे ITC रिवर्स करना होता है। आप तो टैक्स इनवॉइस के बेस पे क्रेडिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो, तो जितने का क्रेडिट नोट आया है उस क्रेडिट नोट को उसी रेशियो में, जिस रेशियो में उसका ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था उसी रेशियो में उसका क्रेडिट नोट भी डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अच्छा, ISD जब क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करता है तो ISD टैक्स इनवॉइस भी इशू करता है, ISD इनवॉइस जिसके बेस पे क्रेडिट मिलता है रेसिपिएंट को। सेम वे जब वो रिवर्स करेगा क्रेडिट, मतलब क्रेडिट नोट के बेस पे रिवर्स क्रेडिट, नेगेटिव क्रेडिट जब पास ऑन करेगा तो ऐसे केस में ISD क्रेडिट नोट भी इशू होगा। सेम वे अगर डेबिट नोट रेज हुआ है ISD के ऊपर तो उस डेबिट नोट के बेस पे जो क्रेडिट आया है उस क्रेडिट को भी ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस का जो क्रेडिट जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा अमंग ऑल दोज यूनिट जहां पे वो क्रेडिट काम आई थी ऑन द बेसिस ऑफ ISD डेबिट नोट। क्लियर, समझे मेरी बात। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा सर, क्रेडिट जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है इस रूल ने जो बताया उस अकॉर्डिंग ही करना है। अगर आपने गलत क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करी तो इट विल बी रिकवर्ड। और सेक्शन नंबर 21 ने साफ साफ कहा है कि सर अगर आपने किसी यूनिट को गलत क्रेडिट पास ऑन कर दिया, एक्सेस क्रेडिट पास ऑन कर दिया तो हम उससे रिकवरी करेंगे। और अगर आप टैक्स पे नहीं करते विद इंटरेस्ट तो सेक्शन नंबर 73 या 74 का प्रोसीजर फॉलो करके हम टैक्स रिकवरी करेंगे अलोंग विथ इंटरेस्ट। और उसी के लिए सर्कुलर भी दे दिया, और सर्कुलर ने क्या बोला कि सर ISD को क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सही तरीके से नहीं किया तो हम रिकवरी करेंगे और उसको टैक्स पे करना पड़ेगा थ्रू फॉर्म नंबर GST DRC 03। और वो पे नहीं करता है तो हम सेक्शन नंबर 73 या 74 का प्रोसीजर फॉलो करके DRC 07 के थ्रू हम रिकवरी करेंगे। और पीनल प्रोविजन तो लगेंगे बेटा ISD पे भी। क्लियर, इसी के साथ भारत माता की जय। ये पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी रिवीजन खत्म होता है। अब आई होप सर माहौल बने जा रहा है, और सर जिस तरह के आप सर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो, अरे दिल खुश हो जाता है और एनर्जी आ जाती है कि यस सर करना है। और हाँ, ध्यान रखना यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। बस दिल और दिमाग पूरा एक ही डायरेक्शन में, आपकी पूरी हिम्मत लगा दो, ये कायनात आपके साथ हो जाएगी। सही कह रहा हूं, जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आप ठान ले तो। क्लियर, पर सर दिल के साथ मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, एंड लव द वर्क व्हाट एवर यू आर डूइंग। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो उससे प्यार करो। क्लियर, जबरदस्ती नहीं, आप उसमें खो जाओ, देखना प्यार अपना आप हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लव यू अ लॉट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।